तो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के कंप्लीट नोट्स का डाटा वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में। इसमें हम लोग जानेंगे हमारे पास पेपर्स का सॉल्यूशन, हमारे जितने भी गेस्ट क्वेश्चन हैं, इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें एग्जाम में आने के चांसेस 80 to 90% है, आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस वीडियो को करके आप लोगों की आउटलाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हबीबाज लेक्चर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि और इसके अलावा आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन जो है उसको प्रेस करके रखना है ताकि आने वाली जो हर वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है विच इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट फॉलोइंग एथिकल कोड इन कंप्यूटिंग। आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फॉलोइंग एथिकल कोड इन कंप्यूटिंग। यानी कि अगर आप एथिकल कोड्स जो होते हैं अपनी कंप्यूटिंग सिस्टम में उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके क्या नतीजे होंगे, ये आपको देखना है। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ठीक है। लेट्स सपोज आप जो है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और आपके हाथ में क्या है कि आप लोगों का डाटा, प्राइवेसी और सिस्टम सब कंट्रोल करते हैं। आप आईटी इंजीनियर हो। अब अगर तुम उस डाटा का गलत यूज करोगे, अपनी स्किल्स का गलत यूज करोगे, जैसा कि आप किसी के डाटा को हैक कर लेते हो, ठीक है, वायरस को डिजाइन कर लेते हो, इसके अलावा गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हो या अनऑथराइज एक्सेस लेते हो, तो क्या ये सही होगा? आप लोग खुद बताएं, क्या ये चीज सही होगी? बिल्कुल भी नहीं। ये आपका एथिकल प्रॉब्लम में आ जाता है। आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ एथिक्स बनाए गए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एथिकल कोड इन कंप्यूटिंग। तो आप लोग इन कोड को, इन प्रिंसिपल को, इन रूल्स को फॉलो करेंगे तभी जाकर जो है वो आपको समझ में आएगी कि आपको कैसे एक टीम को मैनेज करना है, कैसे आपको हर चीज जो है वो परफॉर्म करनी है। अब इसमें कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन का मेन टॉपिक यही था कि कौन कौन से लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, जिनमें सबसे पहले ये आता है कि अगर कोई आईटी प्रोफेशनल जो है वो कोई अनएथिकल एक्टिविटीज करता है, जैसा कि डाटा को ब्रीच करता है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, अनऑथराइज हैकिंग है या सॉफ्टवेयर पायरेसी है, तो लॉ के अंदर उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है कि उसको फाइन हो सकता है, ठीक है, उसका जेल टाइम हो सकता है, उसका कोर्ट जो है वो केसेस लेगी उसके खिलाफ, साइबर क्राइम के जो है उसे चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये चीजें जो है उसे फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, उसमें सबसे पहले जैसे पाकिस्तान है, उसमें जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनमें पीईसीए एक्ट के अंदर साइबर क्राइम जो होते हैं वो पनिशेबल होते हैं। उसके अलावा सेकंड पे ये होता है कि लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, लोगों का जो एतमाद होता है वो खत्म हो जाता है। अगर एक कंपनी या सॉफ्टवेयर डेवलपर अनएथिकल काम करता है, जैसे कस्टमर का डाटा लीक कर देता है, फेक प्रोडक्ट लॉन्च करता है या बाइस्ड एल्गोरिथम बनाता है, तो लोगों का उस पर से ट्रस्ट या उस ब्रांड से ट्रस्ट उठ जाता है, ठीक है। रिजल्ट में क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो प्रोडक्ट लेना ही छोड़ देता है, बिजनेस का नाम ही खराब हो जाता है। देन उसके बाद थर्ड वन आता है विच इज द जॉब लॉस और कैरियर डैमेज। यानी जो कंपनीज होती हैं, आईटी प्रोफेशनल्स होती हैं, उनसे हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करती हैं। अगर कोई अनएथिकल एक्ट करता है, एक तो अनऑथराइज डाटा एक्सेस करता है, कोड मैनिपुलेशन करता है, डॉक्यूमेंट में झूठ बोलता है, कहीं भी कोई ना कोई गलत चीज ऐड कर देता है, या ऑफिशियल जो सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं उनका मिसयूज करता है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए कि उसको फौरन से टर्मिनेट कर देना चाहिए। और कंपनी ऐसा करती भी है, फौरन से उसको टर्मिनेट कर देती है और उसके फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खत्म हो सकती हैं अगर वो इन सब के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। अगर उन रूल्स के अगेंस्ट जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान उसके अपने कैरियर को ही हो रहा होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फोर्थ वन विच इज द सिक्योरिटी ब्रीचेस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी ब्रीचेस, इसमें क्या होता है कि कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसा कि वायरस अटैक होना, ठीक है। हैकर जो होते हैं वो आपके सिस्टम एक्सेस को गेन कर लेते हैं, ठीक है, और इनसिक्योर सिस्टम जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे एक केयरलेस डेवलपर है, अगर वीक पासवर्ड इंक्रिप्शन यूज करेगा तो पूरा सिस्टम ही हैक हो सकता है ना। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब भी आप कुछ भी बनाएं, अपना जो पासवर्ड है उसको स्ट्रॉन्ग रखें। जो वीक पासवर्ड होता है ना वो
हमेशा आपके सिस्टम की हैकिंग की सबसे बड़ी वजह बनता है और आपको पता भी नहीं चल रहा होता। आप जितना मर्जी आसान पासवर्ड लगाएंगे ना, आपको लगता है कि ये सिर्फ आपको पता है। नहीं भाई, जो हैकर्स होते हैं वो इतनी ट्राइयां मारते हैं कि यहाँ तक कि आपका पासवर्ड उनके पास चला जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल लॉस की, विच इज द फिफ्थ वन। क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। इसमें आता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर बग जो होता है वो इंटेंशनली या कोई किसी और वजह से आपके जो मतलब आपके डाटा के अंदर छोड़ दिया जाता है, कोई बग आ जाता है, तो वो क्या करता है, वो आपका डाटा लीक कर सकता है या अनऑथराइज टूल का यूज कर सकता है। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी को क्या फेस करना पड़ता है, एक तो उसको लॉ सूट फेस करना पड़ता है, उसके बाद आपका कस्टमर जो होता है वो आपको छोड़ देता है, ठीक है। इसके अलावा जो जो भी रेवेन्यू यानी जो अर्निंग होती है वो आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। डाउनफॉल जो है आपकी अर्निंग सिस्टम में आना स्टार्ट हो जाता है जब आपकी चीजें हैक होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, विच इज द हार्म टू यूजर, यानी लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये भी एक सबसे कॉमन चीज ही आती है इसमें। अनएथिकल जो कंप्यूटिंग होती है उससे रियल लोगों की जिंदगियों पर भी असर पड़ता है। अब उसमें क्या होता है कि किसी का जो बैंक अकाउंट होता है वो हैक हो जाता है, किसी का जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है वो लीक होने के चांसेस हो जाते हैं। ऑनलाइन बुलिंग जो होती है, कई लोग उसका शिकार हो जाते हैं। लोग जो होते हैं उनका मिसयूज करते हैं, उनको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं या उनको जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। तो ये साइकोलॉजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियल डैमेज हो सकते हैं, और ये सारे किसी भी रियल लाइफ जो लोग होते हैं उन पर ये असर हो सकता है। उसके बाद सेवंथ वन आता है, विच इज द वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। सबसे बड़ी ये आती है कि जब किसी की प्राइवेसी की वायलेट किया जाता है, लोगों की जो जाती जिंदगी होती है जब उसको एक्सपोज किया जाता है, ठीक है। लेकिन एथिकल कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि आपने हर यूजर की जो प्राइवेसी होती है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर ये कोड फॉलो नहीं हुआ, ये एक कोड होता है रिस्पेक्ट यूजर प्राइवेसी जो होता है ना, अगर ये वाला कोड फॉलो नहीं हुआ है और किसी के पर्सनल डाटा किसी और को शेयर कर दिया गया है विदाउट उसकी परमिशन के, तो ये डायरेक्टली प्राइवेसी राइट्स की वायलेशन होती है। जैसे फेसबुक का कई बार बिलियन को, मतलब फेसबुक जो होता है ना वो कई बार बिलियंस को फाइन हुआ है यूजर प्राइवेसी वायलेट करने की वजह से। बिलियनर्स जो होते हैं उनको बड़ा फाइन भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद 8 वन आते हैं, विच इज द बैड रेपुटेशन ऑफ द आईटी इंडस्ट्री। अब आईटी इंडस्ट्री में कौन कौन सी बैड रेपुटेशन आ सकती है, अगर ज्यादा आईटी लोग अनएथिकल काम करते हैं तो पूरी आईटी इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। लोग सोचने लग जाते हैं कि आईटी वाले ट्रस्टेबल है ही नहीं है, आईटी प्रोफेशनल को ट्रस्टेबल समझा ही नहीं जाता है। वो कहते हैं कि सारे के सारे सॉफ्टवेयर ही रिस्की हैं, ठीक है, कोई भी अच्छा नहीं है, डाटा किसी के पास भी सेव नहीं हो सकता है या किसी का भी डाटा प्राइवेट नहीं रह सकता है। वो ऐसा लोग जो होते हैं हमारे पास जो होते हैं इस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और इस वजह से जो नए लोग आते हैं इस फील्ड में वो आने से ही डरते हैं। आईटी फील्ड में आने से ज्यादातर लोग जो होते हैं वो डरते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज द हाउ कैन कंप्यूटिंग प्रोफेशनल प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जो पब्लिक इंटरेस्ट होता है उससे लोग जो होते हैं वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, लोगों का मुफाद के लिए कैसे काम करते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। अब इसमें सबसे पहले इसका हम लोग ले लेते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं। इसका मतलब होता है कि आम लोगों का हक और भलाई का ख्याल रखना, उनके राइट्स की, उनकी बेटर लाइफ के लिए जब हम उनका ख्याल रखते हैं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट होता है। अब जो कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डेवलपर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, इनका काम सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी सिस्टम, एप्स या टेक्नोलॉजीज बनाए वो लोगों के लिए सेव हों, फेयर हों और हेल्पफुल हों। अगर वो सिर्फ कंपनी या पर्सनल फायदा ही सोचते हैं तो अनएथिकल डिसीजन है, ठीक है। उनको हमेशा सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उन्हें लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो जो जितना भी पब्लिक इंटरेस्ट होता है वो अगर जितने भी हार्म से फेस कर सकती हैं, उनको डिफरेंट किस्म की जो डेंजरस चीजें होती हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं, सिर्फ किस वजह से कि उनके जो लाइफ है वो ठीक नहीं है, या फिर उनको जो है वो नुकसान हो रहा है इस कंपनी की वजह से, उनका सॉफ्टवेयर के ऊपर, उनका एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ कंप्यूटिंग प्रोफेशनल होते हैं जो लोगों को, जो आम लोग होते हैं जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कई स्टेप लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंश्योरिंग द प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यूजर के पर्सनल डाटा की हिफाजत करना, यूजर के पर्सनल डाटा को सेव रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास जो होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें क्या चाहिए कि उन्हें ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जो डाटा इंक्रिप्शन,
सिक्योर लॉगिन और एक्सेस कंट्रोल का यूज करें। किसी यूजर का डाटा विदाउट उसके परमिशन के किसी और को शेयर मत करें, ये अनएथिकल होता है। जैसे सोशल मीडिया एप्स हैं, उनको यूजर की मर्जी के बगैर उनके पर्सनल बातें थर्ड पार्टी को नहीं देनी चाहिए हमेशा। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप तो वैसे भी किसी थर्ड पार्टी को अपनी ऐप के अंदर जो है वो अलाउ ही नहीं करता है। सबसे सिक्योर वैसे व्हाट्सएप है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी का ही होता है। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है डेवलपिंग द सिक्योर सिस्टम। हमेशा एक सिक्योर सिस्टम जो है उसको डेवलप करने की कोशिश करनी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में बग्स जो होते हैं वो लूपहोल या वीक सिक्योरिटी लॉगिन की वजह से हैकर्स का निशाना बनते हैं। कुछ लोग होते हैं, मैं हमेशा यही बात करूंगी कि आपने हमेशा सिक्योरिटी को वीक नहीं रखना है, और सबसे कॉमन चीज इसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आता है। अपने मोबाइल सिस्टम का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है, अदरवाइज आपका डाटा हैक होने में जरा भी टाइम नहीं लगता है। तो प्रोफेशनल्स को सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो फॉलो करनी चाहिए, कि अगर कोई आम बंदा अगर कोई पासवर्ड लगाता भी है तो प्रोफेशनल को चाहिए कि उनके डाटा को इंक्रिप्ट करके रखें। ठीक है, उनका इंक्रिप्शन सिस्टम जो होता है सिक्योर होना चाहिए, तभी जाकर कोई आम बंदा अगर कोई पासवर्ड लगा भी रहा है, एटलीस्ट उसे ये रिस्क तो ना हो कि मेरा डाटा जल्दी हैक हो जाएगा। इसके अलावा जो रेगुलर अपडेट्स आती हैं, सिक्योरिटी पैचेस आती हैं, ये आपको हमेशा प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जितने भी थ्रेट्स आते हैं उनके अगेंस्ट जो होते हैं कुछ भी परफॉर्म ना हुआ हो। उसके बाद आता है अवॉइडिंग द हार्म कंटेंट और बाइस्ड। अब एआई सर्च इंजन या जो रिकमेंडेशन सिस्टम होते हैं अगर बाइस्ड हो तो सोसाइटी में नाइंसाफी बढ़ सकती है, अनफेयरनेस को प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल को क्या चाहिए, कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स को फेयर एल्गोरिदम और कंटेंट मॉडरेशन का ख्याल रखना चाहिए। कोई ऐप या सिस्टम किसी रेस, किसी जेंडर या किसी रिलीजन्स के खिलाफ जो होता है वो नहीं होना चाहिए। हमेशा उनको हर एक के साथ इक्वालिटी रखनी चाहिए। फोर्थ वन आता है डिजाइन फॉर द एक्सेसिबिलिटी, यानी पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है कि हर शख्स को टेक्नोलॉजी के बराबर राइट्स देने चाहिए, इक्वल राइट्स देने चाहिए, तभी जाकर हर एक जो होता है वो सिक्योर रह सकता है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी हर एक की इक्वल होनी चाहिए। अब सिस्टम को डिसेबल लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहिए, जैसे कि स्क्रीन रीडर्स हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट मोड है, ये सारे कुछ लोग पढ़ने लिख नहीं सकते हैं, उनके लिए पढ़ने का जो है वो सिस्टम अच्छा बनाना चाहिए। मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट जो होते हैं इंक्लूसिव होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ वन आता है विच इज द रिपोर्टिंग एंड प्रिवेंटिंग द मिस यूजेस। अगर कोई प्रोफेशनल मतलब जो होते हैं उनका सॉफ्टवेयर किसी इलीगल या अनएथिकल काम के लिए यूज हो रहा है, किसी भी प्रोफेशनल्स का, तो उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्वेलेंस होते हैं, उनके टूल्स होते हैं, अगर उनका मिसयूज हो रहा है तो उस डेवलपर का फर्ज है, उसका राइट है कि वो ओपोज करे। ठीक है, वो उसके ऊपर काम करे और उसको किसी ना किसी तरह से भी उसको जो है वो बचाने की कोशिश करे अपने सिस्टम को, क्योंकि जब तक प्रोफेशनल्स के जो डाटा सिस्टम है अगर वो ही मतलब किसी भी हैकिंग का शिकार हो रहे हैं, तो देन बाकी हम लोग क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आता है विच इज द इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम को डिजाइन करते वक्त एनर्जी एफिशिएंसी का ख्याल रखा जाता है। अब डाटा सेंटर, क्लाउड सर्विसेज और डिवाइसेस को कार्बन फुटप्रिंट काम करना होगा। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है कि हम नेचर का भी ख्याल रखें, सिर्फ ये नहीं कि लोगों, पब्लिक इंटरेस्ट में नेचर भी आ जाती है, ह्यूमन भी आ जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है जो उस एनवायरमेंट को बिल्कुल ही सेफ बनाती है। ठीक है, उसके बाद आपको डिजिटल लिटरेसी होते हैं इनको प्रमोट करना चाहिए। जो प्रोफेशनल सेमिनार्स हैं, ब्लॉग्स हैं, वीडियोस हैं, अवेयरनेस कैंपेन होते हैं, उनके जरिए पब्लिक को एजुकेट कर सकते हैं। लोगों को बताया जाए कि अपना डाटा कैसे सिक्योर रखना है, ठीक है, फिशिंग से कैसे बचना है और प्राइवेसी सेटिंग जो होती है कैसे यूज करनी है। इसके अलावा आपको कुछ जितने भी एथिकल कोड्स होते हैं जिनको हम इस वीडियो के लास्ट में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, आपको उनको फॉलो करने चाहिए। जैसे एसीएम है, IEEE जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने एथिकल कोड डिफाइन किए हैं। इन कोड को फॉलो करके प्रोफेशनल जो होते हैं वो अपने डिसीजंस और काम को पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बना सकते हैं। इन शॉर्ट जो कंप्यूटिंग प्रोफेशनल होते हैं उनका काम सिर्फ फंक्शनल सिस्टम बनाना नहीं होता, बल्कि आम लोगों की सेफ्टी, उनके राइट्स, उनकी भलाई का भी ख्याल रखना होता है। जब वो सिक्योर, फेयर और इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बनाते हैं ना, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। हर डिसीजन के पीछे ये सोचना चाहिए कि क्या इससे सोसाइटी को फायदा हो रहा है या सोसाइटी का नुकसान हो रहा है।
इसके अलावा हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच इज़ द कंपैरिजन ऑफ द कंप्यूटिंग प्रोफेशनल विद मेडिकल एंड लॉ। यानी जो कंप्यूटिंग प्रोफेशन है, इनका मेडिकल और लॉ के साथ जो है वो आपने कंपैरिजन करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगी कि प्रोफेशन जो होता है वो हमारे पास होते क्या है। प्रोफेशन का मतलब होता है कि ऐसा काम, ऐसी स्पेशलाइजेशन जिसमें जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ट्रेनिंग और पब्लिक सर्विसेज जो है इन्हें इंक्लूड होना जरूरी होता है। मेडिसिन हो, लॉ हो, कंप्यूटिंग हो, ये तीनों प्रोफेशंस हैं, लेकिन हर एक की कुछ खास करेक्टरिस्टिक होती हैं। अब हम बारी बारी क्या करेंगे, इन तीनों की करेक्टरिस्टिक को अलग अलग डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक आती है, विच इज द फॉर्मल एजुकेशन एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। यानी कि इनकी एजुकेशन के बारे में आता है। जैसे अगर हम लोग मेडिसिन के प्रोफेशन की बात करते हैं, तो इसमें डॉक्टर को एमबीबीएस स्पेशलाइजेशन और जो क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है, ये होना इनके लिए बहुत जरूरी होता है। ये एजुकेशन इनके लिए जरूरी होती है। लॉज की बात करते हैं तो लॉयर्स होते हैं वो एलएलबी और जो बार काउंसिल होते हैं, उनके जो एग्जाम्स होते हैं उन्हें पास करने पड़ते हैं। उनको लॉज और कोर्ट का जो प्रोसीजर्स होता है उसको डिटेल में इनके पास नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद अगर हम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो कंप्यूटिंग प्रोफेशनल जो होते हैं वो बीएससी, बीएसएसई, बीएसआईटी, इनकी डिग्री इनके पास होना जरूरी है। इनको प्रोग्रामिंग, सिस्टम, एआई, साइबर सिक्योरिटी, इन सब का नॉलेज जो है वो पता होना जरूरी है। तभी ये तीनों प्रोफेशनल जो होते हैं, इन सब की नॉलेज में, इन सब की जो एजुकेशन है, डिग्री में इनकी क्या स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, तो आपको जो है हमेशा इस पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद हम सेकंड वन चलेंगे, विच इज द कोड ऑफ एथिक्स एंड द प्रोफेशनल कंडक्ट। ठीक है, अब तीनों के लिहाज से हम लोग इनको भी देखते हैं। तो मेडिसिन की अगर बात करते हैं, तो डॉक्टर्स को, इनको जो हिपोक्रेटिक होती है ना, हिपोक्रेटिक ओथ, यानी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, इनको ये कोड याद रखना है। ये कोड है, ये कुछ एथिकल गाइडलाइंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी है। मेडिसिन में ये होता है, डॉक्टर्स को इनको मतलब किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना है, ये एक कोड इनको याद रखना है। लॉ की बात करें तो लॉयर को जस्टिस अपहोल्ड करना होता है। उनका कोड क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी और होनेस्टी पे बेस होता है। किसी भी क्लाइंट का डाटा उनको जो है वो लीक नहीं करना होता है। और इसके बाद अगर हम लोग कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो कंप्यूटिंग में कुछ प्रोफेशनल कोड है, जैसे एसीएम है, IEEE है। इन जैसे जो इंस्टीट्यूशनल एथिकल कोड्स होते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि जैसे प्राइवेसी का ख्याल रखना, सेफ सॉफ्टवेयर बनाना, ये सब कुछ जो होता है ये कंप्यूटिंग प्रोफेशन को करना चाहिए। उसके बाद थर्ड वन आता है पब्लिक इंटरेस्ट एंड ट्रस्ट। अगर मेडिसिन की बात करें, तो मेडिसिन में लोगों को क्या होता है कि लोग डॉक्टर्स पर अपनी हेल्थ और जान का ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, उनको अपनी जिंदगी का, अपनी हेल्थ का ट्रस्ट डॉक्टर पे होता है। लॉज की बात करते हैं, तो लोग जो होते हैं वो लॉयर्स पर अपना इंसाफ और जो भी लीगल सेफ्टी होते हैं उसका ट्रस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, लीगल राइट्स का। और अगर हम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पर अपना डेटा, उनकी आइडेंटिटी और सिस्टम सेफ्टी का ट्रस्ट करते हैं। तीनों प्रोफेशनल जो होते हैं डायरेक्टली पब्लिक इंटरेस्ट से ही जुड़े होते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे इनके नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज द लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम मेडिकल की बात करते हैं, तो डॉक्टर के पास इनका मेडिकल लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, इनको लेना पड़ता है। ठीक है, लॉज की बात करते हैं, तो इनके पास जो बार काउंसिल होता है ना, उनका लाइसेंस लेना होता है इन्होंने। और कंप्यूटिंग की बात करेंगे, इसके लाइसेंस वैसे मैंडेटरी नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है, लेकिन सर्टिफिकेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, सिस्को है, AWS होता है, या बूस्ट क्रेडिबिलिटी, यानी जो उनकी क्रेडिबिलिटी को बूस्ट करते हैं, उनका सर्टिफिकेट अगर इनके पास है ना, तो जैन ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लाइफ एंड सोशल इम्पैक्ट की बात करें, तो सबसे पहले मेडिसिन की अगर बात करते हैं, तो डॉक्टर का डिसीजन से किसी की भी जिंदगी बच सकती है या खत्म हो सकती है। ये इनका लाइफ और सोशल इम्पैक्ट होता है। अगर हम लास्ट की बात करते हैं, तो लायर का केस जो होता है वो किसी की आजादी या किसी की जो भी पनिशमेंट होती है, किसी की फ्रीडम या पनिशमेंट का सबब बन सकती है। अगर हम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो एक जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम में जो बग आता है, या 22 मिलियन लोगों की जो प्राइवेसी होती है, सिक्योरिटी होती है, और इवन जान तक को इफेक्ट कर सकती है। जैसे मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, AI जो ऑटोनोमस कार्स होती हैं, अगर हमने उनको अच्छी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया ना उन ऑटोमेशन कार्स को, तो वो किसी भी वक्त एक्सीडेंट की वजह बन सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आपको ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है। और हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये था कि आप इनको कंपेयर करें। तो आपको सबसे पहले इनकी डिग्री का कंपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको इनके पब्लिक ट्रस्ट और जो भी इंटरेस्ट होते हैं उसके बारे में, इनके कोड ऑफ एथिक्स के बारे में, इनके लाइसेंस और सर्टिफिकेट के बारे में कंपैरिजन करना, और इनका लाइफ और सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है लोगों पर, आपको ये जानना बहुत जरूरी था।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ द पार्टनरशिप एंड द कंपनी बिजनेस स्ट्रक्चर। यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी आ सकता है कि आप पार्टनरशिप और कंपनी को बिजनेस स्ट्रक्चर के जो होते हैं उनको डिफाइन करें। आपकी आउटलाइन में टॉपिक है बिजनेस स्ट्रक्चर, उसके अंदर आपके ये टॉपिक आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप बेसिकली एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर होता है जहां दो या ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलाते हैं और प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है उनको वो शेयर करते हैं। जैसे अगर मैं एक कंपनी चला रही हूँ और मेरे साथ मेरी पार्टनर भी है, हम दोनों मिलकर एक कंपनी चला रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा हम दोनों बराबर के जो है वो उसके अंदर हकदार होंगे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब यहाँ पर इसकी एक लीगल डेफिनेशन आती है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर जो था ये एक लीगल डेफिनेशन बनी थी और ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए क्योंकि ये कोटेशन मार्क के अंदर लिखी गई है यानी आपने इसको एज इट इज लिखना है। डेफिनेशन क्या है? अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, यानी लोगों के दरमियान में जो रिलेशनशिप हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि लोगों के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है, जो कोई भी प्रॉफिट बिजनेस में आता है या उसको कैरी करते हैं, जो भी एक्शंस होते हैं उन सबको जो वो इक्वली शेयर करते हैं, उन सबके लिए एग्री होते हैं, तो वो आपका जो होता है वो पार्टनरशिप होता है। और ये डेफिनेशन आपको पार्टनरशिप की ऐसे भी आ सकती है कि अंडर द एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है, आपने ये लिखना है। उसके बाद इसके की फीचर देखें तो जिनमें सबसे पहले आता है मिनिमम 2 पार्टनर्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम जो होते हैं वो 20 पार्टनर्स अलाउड होते हैं किसी भी जर्नल बिजनेस के लिए, क्योंकि जो बिजनेस होता है उसको म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए ही चलाया जाता है, ओरल हो या रिटन फॉर्म में हो, हम उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब होता है कि अगर लॉस हुआ तो पर्सनल एसेट भी जा सकता है, ठीक है। अगर किसी एक को लॉस होता है या दोनों को लॉस होता है तो कोई एक जो होता है वो अपने बिजनेस को छोड़कर भी जा सकता है या एक पर्सन पूरे का पूरा बिजनेस लॉस भी संभाल सकता है। उसके बाद इसमें अनलिमिटेड के बाद आता है जॉइंट लिएबिलिटी। जॉइंट लिएबिलिटी भी होती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर जो एक पार्टनर है, अगर वो किसी दूसरे पार्टनर की मिस्टेक की वजह बनता है, यानी अगर एक पार्टनर अगर गलती करे तो सब पार्टनर उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये म्यूचुअल लिएबिलिटी होती है, ठीक है, जॉइंट होती है, एक की गलती सबके लिए इक्वल ही मानी जाती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का पार्ट आता है जो कि ऑप्शनल होता है। पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है लेकिन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप जो होती है वो ज्यादा सिक्योर हो जाती है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अली अहमद और सारा जो होते हैं उन्होंने कोई भी बेकरी का बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है और प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं, तो ये एक पार्टनरशिप होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है विच इज द कंपनी, ठीक है, यानी एक कंपनी के अंदर जो होता है। पार्टनरशिप के बाद हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में। पार्टनरशिप हमेशा दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान होती है, लेकिन कंपनी जो होती है हमारे पास एक लीगल एंटिटी होती है जो डिफरेंट लॉज के जरिए बनाई जाती है। इसका अपना लीगल आइडेंटिटी होता है, अपने नाम से ये प्रॉपर्टी ले सकती है, इस पर केस भी कर सकती है और इसके ऊपर भी केस हो सकते हैं, ठीक है, कंपनी के नाम से ही। अब इसकी कुछ लीगल डेफिनेशन होती है जिसको आपने एज इट इज ही लिखना है क्योंकि ये अंडर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग थी। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्रिएटेड बाय द लॉ, यानी कि एक लॉ से क्रिएट की जाती है, हैविंग द सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। ये आपको एज इट इज ही डेफिनेशन लिखनी होती है। अब इस कंपनी के कुछ की फीचर्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं और इसको आपने जरूर इंक्लूड करना है, जिसमें सबसे पहला फीचर आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इसके अंदर क्या होता है, कंपनी अपने शेयर होल्डर से लीगली अलग होती है, ठीक है। इसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी होती है। स्टेक होल्डर जो होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो सिर्फ अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट तक ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि पर्सनल उनकी अपनी जो पर्सनल जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सेव होती हैं। उसके बाद इसमें परपेचुअल सक्सेशन होती है, यानी कंपनी की जो जितनी भी लाइफ होती है वो लोगों की लाइफ से इंडिपेंडेंट होती है। अगर शेयर होल्डर से डायरेक्टर पर भी जाएं तो कंपनी काम करती रहती है। उसके बाद इसकी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स आती हैं, यानी कि शेयर्स को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। देन हमारे पास कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आती है कि कुछ कंपनी होती है उसकी फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन जो होती है पाकिस्तान
संविधान के अंडर जो होती है, अंडर द SECP के अकॉर्डिंग जो होती है, इनको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, तभी जाकर जो है ये एक फॉर्मल कंपनी बन सकती है। उसके बाद कंपनी की कुछ टाइप्स होती हैं, जिनमें आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है और इसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी आती है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, ये स्मॉल कंपनीज होती हैं और इसके अंदर शेयर होल्डर्स भी लिमिटेड ही होते हैं। लेकिन जो पब्लिकली होती है, ये एक लार्ज, जो हमारे पास एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे ही लिस्टेड होती है। इसके अलावा एक और टाइप आती है जो सिंगल मेंबर कंपनी होती है, यानी एक ही ओनर होता है, लिमिटेड लायबिलिटी के साथ होता है। अब एक इम्पोर्टेंट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट वाइज भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आता है फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं वर्सेस द करंट एसेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, यानी ये लॉन्ग टर्म टेंजिबल होते हैं। एसेट्स बेसिकली लोगों को ही हम कह सकते हैं, जो कंपनी में जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स की अगर बात करूँ, ये वो लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशन में लंबे अरसे के लिए, मोस्टली आप कह सकते हैं कि 1 साल या उससे ज़्यादा तक उनको इस्तेमाल करती है। ये एसेट्स जो होते हैं, ये बेचने के लिए नहीं, बल्कि बिज़नेस चलाने के लिए होते हैं। एक बिज़नेस को चलाने के लिए हमें एसेट्स या एक्टिविटीज़ जो ज़रूरी होती हैं, वो आपकी जो होती है, वो एसेट्स बोला जाता है। तो इसमें फिक्स्ड होते हैं और नॉन फिक्स होते हैं, ठीक है। फिक्स में वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी कंपनी के, आपके बिज़नेस को एक्टिव रखते हैं, उनको चलाते हैं, टेंजिबल नहीं होते हैं। इनकी अगर की करैक्टरिस्टिक देखें तो ये टेंजिबल है, यानी कि इसमें आप देखते हैं और जितने भी मतलब फिजिकल भी होते हैं, आप देख भी सकते हैं, उनको टच भी कर सकते हैं। इसके बाद ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं, मोर देन 1 ईयर हो सकते हैं। इसके बाद डिप्री जो भी आपकी डेप्रिकेट ओवर टाइम होती है, डेप्रिसिएट ओवर टाइम का मतलब होता है कि वैल्यू टाइम के साथ साथ उनकी कम होती जाती है, ग्रेजुअली अपनी वैल्यू को लॉस करी जाते हैं, क्योंकि जो नई चीज आती है ना मार्केट के अंदर या कंपनी के अंदर, उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, तो इनकी वैल्यू जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। अब इन एसेट्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कंपनी की बिल्डिंग आप लगा सकते हैं, आप मशीनरी लगा सकते हैं, ठीक है, आप व्हीकल्स लगा सकते हैं, आप फर्नीचर ले सकते हैं। तो ये सारे एसेट्स होते हैं और मोस्टली ये लॉन्ग टर्म के लिए ही आपकी कंपनी में होते हैं। और जैसे एक बिल्डिंग जो होती है ना, इसकी एग्जांपल सेंटेंस की ले ले, एक बिल्डिंग यूज फॉर द ऑफिस ऑपरेशन टू ए फिक्स्ड एसेट। एक बिल्डिंग है कंपनी की, वो बहुत अरसे से होती है, तो जब तक आप उसके अंदर चेंजिंग नहीं करेंगे, आप लंबे अरसे के लिए उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस पे पैसा बहुत लगा होता है, ठीक है। शुरू शुरू में बड़ी वैल्यूएबल होती है, लेकिन जैसे ये पुरानी होना शुरू होती है तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स जो होते हैं, वो एसेट होते हैं जो 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं या बिजनेस के डेली ऑपरेशन में यूज किए जाते हैं। अब शॉर्ट टर्म एसेट्स जो होते हैं, इनमें मोस्टली जो 12 मंथ के लिए, 1 साल के लिए ही मोस्टली होते हैं, ठीक है। बिजनेस की जो भी लिक्विडिटी होती है उसको शो करते हैं, यानी कितनी जल्दी आपको उस कंपनी से पैसा मिल सकता है उसको शो कराती है। इसके अलावा जो भी आपने, यानी मीन फॉर सेल और कंजप्शन, आपने जो कंज्यूम किया होता है उसके लिए आपने कितनी बचत की है, ये सब कुछ जो है वो आपको मिला होता है। जैसे अगर एक कंपनी है ना, एक बिल्डिंग है, मैं इस बिल्डिंग को अभी मैंने बनाया 1 साल के अंदर कितने करोड़ों लगाकर, लेकिन अगर मुझे वो जो कोई मुझसे खरीदने आया है वो उसके ज्यादा पैसे दे रहा है, तो मुझे ज्यादा फायदा हुआ ना। तो जो मैंने उसको खरीदा, कन्वर्ट कर दिया है कैश के अंदर, वो मेरे पास करंट एसेट्स होता है। लेकिन अगर मेरे पास कोई वो कंपनी अभी बिल्डिंग खड़ी है, कोई मुझसे खरीदना नहीं आ रहा, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहा हूँ, टेंजिबल है, तो वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में कैश इन हैंड होता है कि आपको जल्दी पैसे मिल जाते हैं, आपके अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं, ठीक है, आपकी इन्वेंट्री सिस्टम होता है, यानी स्टॉक लगा देते हैं, या बैंक बैलेंस आपका अच्छा हो जाता है। उसके अलावा हम देखेंगे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑप्शंस होते हैं, जिनमें ग्रांट्स क्या होते हैं, लोन्स क्या होते हैं, एंड इक्वालिटी कैपिटल क्या होते हैं। अब वीडियो बनाते बनाते एट लास्ट एंड पर तो मैं खुद भी डाउन हो जाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियरली समझ आए। ग्रांट्स की अगर बात करें तो ग्रांट जो होता है, ये आपके पास एक फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे असिस्टेंट होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या डोनर एजेंसी की तरफ से जो है वो आपको डायरेक्टली जो होती है वो मिली होती है,
है, ठीक है, यानी कि नॉन रिपेएबल होती है और नॉन रिपेएबल तौर पर ही आपको जो दी जाती है, जो असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है किसी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो आपको ग्रांट होता है, ठीक है। ये मोस्टली रिसर्च में, एजुकेशन में, स्टार्टअप में या पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। इसके फीचर ये होते हैं, ये नॉन रिपेएबल होते हैं, आपको जो होता है ज्यादा नॉन रिफंडेबल होते हैं, आपको वापस नहीं करना होता है, ठीक है, आपका स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही आप इसका यूज करते हैं। इसके अलावा जो डोनर या गवर्नमेंट होते हैं कुछ कंडीशन जिस पे लगा सकते हैं, जैसे टैक्स लगा सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस या इंडिविजुअल जो होते हैं वो दोनों मिलकर जो होते हैं इसको यूज कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने एक आईटी स्टार्टअप को आपको 5 लाख का ग्रांट दिया ताकि वो अपना फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो लॉन्च कर सकें। उसके बाद हम बात करेंगे लोन की। लोन तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई कर्जा लेना होता है लोन, ठीक है। लोन एक आपको पास बोरोड अमाउंट होती है, एक ऐसी अमाउंट होती है जो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली जाती है। इसे जो होते हैं एक मुकर्रर वक्त में जो होते हैं ना इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है, यानी सूद समेत वापस करना पड़ता है, वो आपका लोन होता है। कई लोन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बगैर इंटरेस्ट के भी आप उनको दे सकते हैं। अब इसके की फीचर की बात करें तो ये रीपेमेंट होते हैं। लोन जो होता है ना ये रीपेमेंट रिक्वायर्ड होती है, यानी अगर आप किसी से पैसे लेते हैं तो आप उसको वापस भी तो करने होते हैं ना। इसका इंटरेस्ट रेट लगता है, ठीक है। इसकी कुछ पेमेंट्स ऐसी होती है जिनकी इंस्टॉलमेंट होती है वो फिक्स होती है लोन की, ठीक है। कुछ होते हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट रेट जो होता है वो लगाना पड़ता है। अब इंस्टॉलमेंट में भी रीपेमेंट होती है, ठीक है। अगर आप एक साथ नहीं दे सकते हैं तो आप थोड़े थोड़े पैसे करके आप उनको वापस कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके जो बिजनेस एक्सपेंशन होते हैं या पर्सनल नीड्स होती हैं, आप उनके लिए जो होते हैं वो इसका यूज करते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर हाउस ने 2 मिलियंस का लोन लिया है बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, जिसे वो 3 साल में वापस करेगा। अगर 3 साल के अंदर अंदर वापस नहीं करेगा तो उसके बाद उसको सूद समेत जो है वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। उसके बाद आती है इक्विटी कैपिटल। अब इसका मतलब होता है वो पैसा होता है जो बिजनेस को शेयर होल्डर या इन्वेस्टर से मिलता है। अब इसमें इस केस में क्या होता है, जो इन्वेस्टर पैसा लगाता है ना और बिजनेस की ओनरशिप का हिस्सा बन जाता है। जो जो इन्वेस्टर पैसा लगाएगा, शेयर होल्डर होगा, वो उस कंपनी का शेयर में अपना हिस्सा बना लेगा, ठीक है। जैसे मैं अगर एक कंपनी चला रही हूँ और मेरे पास जो है कुछ इन्वेस्टर्स आते हैं, मेरी कंपनी पे पैसे लगाते हैं, तो ऑब्वियसली वो मेरी कंपनी पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं उनको अपनी कंपनी का पार्ट समझूंगी, मेरी ओनरशिप में कोई ना कोई हिस्सा उनका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली जब वो ओनरशिप का हिस्सा बन जाता है ना तो उसे प्रॉफिट के साथ जो होता है डिसीजन मेकिंग राइट्स भी मिलते हैं कि वो इस कंपनी के बारे में डिसीजंस भी ले सकते हैं। इसके की फीचर में क्या होता है, ये भी नॉन रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस ही होती हैं। जब वो कंपनी का ही हिस्सा बन जाते हैं तो फिर उन्हें पे वापस करने की जरूरत नहीं होती है तब तक जब तक हम उन्हें ओनरशिप से हटाना दे। अगर हम उन्हें अपनी ओनरशिप से हटाना चाहते हैं तो हमें उन्हें वापस पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। इनसे उनका जो प्रॉफिट होता है, दोनों ओनर और जो इन्वेस्टर होते हैं हम दोनों को इक्वली प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका रिस्क भी होता है, ठीक है। उनको डिफरेंट किस्म के रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, उनको बियर करने पड़ते हैं। जैसे एक इन्वेस्टर ने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में और उसे कंपनी का 20% शेयर मिल गया, तो ये उसको बेनिफिट भी हुआ। और अब उसने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो जब तक वो अपना 1 करोड़ या उससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं कमा लेगा वो कंपनी की ओनरशिप को छोड़ेगा ही नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे द 3 फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, ये किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये स्टेटमेंट हर सॉफ्टवेयर हाउस, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाजमी होती है, चाहे वो छोटी हो या चाहे बड़ी स्टेटमेंट हो, हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके अंदर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, जिनमें सबसे पहले आपके पास आती है आपकी इनकम स्टेटमेंट, जिसमें आप प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। तो इनकम स्टेटमेंट की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट जो होती है ये बेसिकली बिजनेस का एक जो ड्यूरेशन होता है, जो रेवेन्यू या एक्सपेंसेस का जो ड्यूरेशन होता है, जो एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन आप कह सकते हैं, उनको दिखाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, प्रॉफिट क्या मिलेगा आपको या कितना लॉस होता है, ये इनकम स्टेटमेंट उसके लिए होता है। इसका पर्पस क्या होता है कि आपका जितना भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है एक बिजनेस
बिजनेस के अंदर आपने कितना मुनाफा कमा रही है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये उसके बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस होती है ना, उनको इवेलुएट करता है, उनके ऑपरेशंस को इवेलुएट करता है, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है। देन जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो देखते हैं कि क्या बिजनेस ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, बिजनेस आपके इन्वेस्टर्स की हेल्प करता है कि आपके बिजनेस की ग्रोथ को चेक करें। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास इसके कुछ की कंपोनेंट्स आते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है रेवेन्यू, यानी कि आपके जो जितने भी चीजें या सर्विसेज होती हैं उनकी टोटल इनकम को, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी भी चीजें आपने बेची हैं उनकी कितनी कॉस्ट आई है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू देखते हैं, फिर कितनी चीजें आपने कॉस्ट बेची हैं उनको देखते हैं, आपको कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव क्या थी, ठीक है, सैलरीज, रेंट, मार्केटिंग, इन सबको निकालना है। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आपको हुआ है या कितना नुकसान हुआ है वो आप देखते हैं, और इन फार्मूलाज के थ्रू आप देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक कंपनी ने 1 करोड़ कमाया और 70 लाख का खर्चा हुआ है तो उसको 30 लाख का जो है ना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट आती है विच इज द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, बिजनेस का एक स्पेसिफिक डेट पर, ठीक है, आपके जो डुअल्ट होते हैं, यानी कि जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी ओनरशिप के एसेट्स होते हैं, जितने भी स्नैपशॉट्स होते हैं कंपनी के, ठीक है, उनकी जो लिएबिलिटीज होती है, जितने भी कर्जे होते हैं, जो ओनर्स की इक्वालिटी होती है उसको दिखाता है, बैलेंस रखती है। जो एक बिजनेस के अंदर हर चीज को, वो एसेट्स हो, लिएबिलिटीज हो या ओनर्स की इक्वालिटी हो, इन सबको जो बैलेंस रखती है एक फाइनेंशियल पोजीशंस के ऊपर किसी स्पेसिफिक डेट पर, उसको आप बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि जैसे आज की जो डेट है उसमें कंपनी के पास क्या कुछ है और क्या उन्होंने दिया है। ठीक है, कंपनी ने आज तक क्या किया है और क्या उन्होंने आगे दिया है, वो आपका इसका पर्पस होता है बैलेंस शीट का। कंपनी की जो सॉल्वेंसी होती है या स्टेबिलिटी होती है उसका आइडिया आपको इससे मिल जाता है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो दिखाते हैं कि कंपनी के एसेट्स और जो डेब्ट्स होते हैं उनका क्या रेशो होता है। ठीक है, इसकी अगर की कंपोनेंट्स की बात करें तो इनमें हमारे पास एसेट्स आ जाते हैं, जो कंपनी का ओनर होता है। ठीक है, एसेट्स में क्या होता है कि जो आपकी जो करंट एसेट्स होता है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसमें आपका जो कैश होता है, जो इन्वेंट्री होता है, जो रिसीवेबल होता है, इन सबको आप प्लस कर देते हैं। उसके बाद आपकी जो है एक लिएबिलिटी आ जाती है, यानी कंपनी ने क्या जो है ना वो पेबल थी। ठीक है, क्या लोन्स लिए थे, लॉन्ग टर्म के लिए थे या शॉर्ट टर्म के लिए थे। उसके बाद ओनर्स इक्वालिटी आ जाती है, जिसमें जो भी आपका मुनाफा हुआ है, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज ने कमाया है, ये सब कुछ उसमें आ जाता है। इसके बेसिक फार्मूला होता है एसेट्स को फाइंड आउट करने का, उसमें लिएबिलिटीज प्लस ओनर्स की इक्वालिटी जो होती है, इन दोनों को प्लस किया जाता है तो आपका एसेट्स बनता है। जैसे अगर एक कंपनी है, उसका एसेट्स जो है वो 50 लाख रुपया है और उसने 20 लाख की लिएबिलिटीज ली है, तो जो इक्वालिटी होगी वो क्या होगी, वो 30 लाख की होगी। यानी 20 लाख रुपया था, उसने 50 लाख था, 20 लाख की उसने कर्जा दे दिया, तो उसके पास इक्वालिटी में 30 लाख जो है वो बचता है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट दिखाती है कि बिजनेस के पास कैश किस तरह आया और किस तरह से कैश गया, यानी कैश का इनफ्लोज और आउटफ्लो दोनों का रिकॉर्ड रखती है। जो पर्पस होता है ना, इसके पर्पस में होता है कि बिजनेस के पास जो कैश की अवेलेबिलिटी होती है ना, उसका आइडिया इसको मिल जाता है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू। फिर जो आपका हेल्प करती है कि पेमेंट्स की जो प्लानिंग करनी होती है, सैलरीज देनी होती है, जो बिल्स होती है, उन सब को प्लान बनाने में आपकी मदद करती है। देन जो भी रियल लिक्विडिटी होती है ना, उसको शो करा रही होती है। जैसे कि क्योंकि प्रॉफिट होने का मतलब ये नहीं होता कि कैश भी आया हो। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपकी कम से कम आपकी चीज जो है वो बिक गई है। ठीक है, इसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है ना, इसमें कैश फ्लो होता है फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें सेल, सैलरी, सप्लायर सब कुछ आ जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है ना कि आपने इक्विपमेंट के ऊपर या आपने कितना इन्वेस्ट किया है। ऑपरेटिंग में आता है आपने कितनी चीजें बेची हैं, क्या सैलरी दी है, क्या सप्लायर्स को पैसे दिए हैं। इन्वेस्टिंग में आती है आपने चीजों पे कितना इन्वेस्ट किया है। और फाइनेंसिंग में आती है आपके लोन्स, आपके डिविडेंड्स, आपके स्टॉक सेल। जैसे अगर एक कंपनी ने सेल्स के जरिए से 10 लाख जो है ना वो कैश कमाया है और इक्विपमेंट जो है उसने 4 लाख का खरीदा है और लोन पेमेंट जो उसने 2 लाख की किया है, तो उसका जो नेट फ्लो कैश होता है ना वो 4 लाख उसको बचत हुई है। ठीक है, ये चीजें आपने अंदर याद रखनी है।
अब हम लोग इस बात करेंगे अपने व्हाट इज द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लॉन्ग वाइज भी, आपका शॉर्ट वाइज भी। मोस्टली इसमें से लॉन्ग भी आता है एंड शॉर्ट भी आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट या सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट आपके पास एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर या डेवलपर्स के दरमियान में, या किसी भी क्लाइंट या कस्टमर के दरमियान में, ठीक है। आपका जो डेवलपर है और जो क्लाइंट है, इन दोनों के दरमियान में एक सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट होता है, वो आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में आपके जो होती हैं दो पार्टीज होती हैं, ठीक है। दोनों पार्टीज जो होती हैं ना, उनके राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी डिलीवरेबल्स, उनकी डेडलाइंस, उनके पेमेंट टर्म्स, उनके सब कुछ जो होता है ना, वो उस लीगल राइट्स के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर जो होता है ना, वो सब कुछ क्लियरली डिफाइन होता है। और ये सारे जितने भी लिखे होते हैं ना, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हैं, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना आए। तो एक कंपनी जो होती है ना, किसी भी डेवलपर के कस्टम सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर ही उसको हायर कर रही होती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये कब बनाया जाता है, जब किसी कंपनी किसी सॉफ्टवेयर हाउस को कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने का कोई काम देती है, या कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना, लाइसेंस करना, उसको मेंटेन करना, या इंटीग्रेशन का कोई भी एग्रीमेंट होता है ना, जब उसको फॉलो करना होता है, तो वो मोस्टली इसी के थ्रू ही हो रहा होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हमारे क्लाइंट ऑब्लिगेशन इन द सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द क्लाइंट इन द सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको क्या, क्लाइंट को क्या करना चाहिए, क्लाइंट की कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ऑब्लिगेशन वर्ड्स आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ही याद रखना है। एक सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, उसको स्पेसिफिकेशन देना, यानी क्लियर रिक्वायरमेंट आपने प्रोवाइड करनी होती है। क्लाइंट्स को अपनी नीड और सॉफ्टवेयर की फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्लियरली बतानी होती है ताकि डेवलपर उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप करे। अब ये तो नहीं ना कि क्लाइंट ने कहा मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, अब जब तक वो अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी स्पेसिफिकेशन बताएगा ही नहीं, तो डेवलपर कैसे एक्यूरेट डेवलप कर सकेगा। उसके बाद गिव टाइमली फीडबैक, ठीक है। अगर जब डेवलपर कोई वर्जन या मॉड्यूल डेवलप करता है तो क्लाइंट को वक्त पर ही फीडबैक देना होता है ताकि इंप्रूवमेंट जो होती है वो टाइमली हो सके। देन उसके बाद आता है सप्लाई द नेसेसरी रिसोर्सेज। अगर सॉफ्टवेयर को किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर, डेटाबेस या थर्ड पार्टी टूल की जरूरत होती है तो क्लाइंट को वो चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं। उसके बाद आता है मेक द पेमेंट ऑन द टाइम। अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि जब क्लाइंट जो होता है उसको अपनी इंस्टॉलमेंट जो होती है, अपनी पेमेंट होती है, वो टाइमली ही पे करनी होती है। उसके बाद मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी है। डेवलपर जो होता है उसकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है कि डेवलपर जो भी क्लाइंट की चीजें होंगी, क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, उसके प्रॉपेरिटी टूल्स होंगे, उसका डिजाइन होगा, कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करेगा, उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा। उसके बाद आता है पार्टिसिपेट इन टेस्टिंग, ठीक है। आप अपने क्लाइंट को ना आप सामने रख के उसके सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करें, उसकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मोस्टली क्लाइंट के दरमियान में जो टेस्टिंग होती है वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ही होती है कि सॉफ्टवेयर क्लाइंट के नीड के अकॉर्डिंग ही बना है। इस टेस्टिंग में ये होता है कि जब तक क्लाइंट जो होता है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, फाइनल अप्रूवल नहीं दे देता है, तो तब तक जो होता है वो डेवलपर अपना सॉफ्टवेयर में काम करता रहता है जब तक क्लाइंट को एक्सेप्टेबल नहीं लगता। उसके बाद हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसी का है, जिसमें आता है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कस्टमर सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट। इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। अब एक कस्टम सॉफ्टवेयर जो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, क्लॉज होते हैं, जिन्हें जरूर आपको इंक्लूड करना चाहिए अपने एग्रीमेंट के अंदर। इसमें सबसे पहले आता है स्कोप ऑफ द वर्क, यानी अपने काम का स्कोप या डिलीवरेबल देखना। इसमें यह डिफाइन होता है कि डेवलपर क्या क्या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बनाएगा, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती हैं प्रॉपर तरीके से जो मेंशन होती हैं। उसके बाद टाइमलाइन माइलस्टोन्स होते हैं, यानी आपको अपने डिजाइन को, कोडिंग को, टेस्टिंग को, डिप्लॉयमेंट को आपको डिजाइन करने की टाइमलाइन प्रोवाइड की जाती है, डेडलाइन दी जाती है। उसके बाद पेमेंट टर्म होती है कि आपकी टोटल कितनी कॉस्ट लगी, क्या एडवांस पेमेंट आपको चाहिए, ठीक है। और माइलस्टोन बेस्ड इंस्टॉलमेंट जो होती हैं वो भी आपको रखनी होती हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी क्लास होते हैं, अभी
हमने जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी वो सारी आपकी इसके एलिमेंट के अंदर ही आती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी आपके होने चाहिए, ठीक है, यानी कि फाइनल सॉफ्टवेयर जो होता है उसको कौन, उसका ऑनर कौन है, किसने आइडिया दिए, सब कुछ आपके राइट्स होने चाहिए। टेस्टिंग एंड एक्सेप्टिंग क्राइटेरिया भी आपको जो है रखना चाहिए। देन मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, टर्मिनेशन क्लॉज, डिस्प्यूट, ये सारी वही चीजें हैं जो बार बार आपकी रिपीट हो रही हैं और आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है। पॉइंट्स को याद रखेंगे ना तो आपके पास जो डाटा है वो आपके पास ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट आपको ये कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक आपको हर हाल में करना चाहिए। एक पॉइंट इसमें आता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसमें क्या होता है, किसी डिसएग्रीमेंट की सूरत में कोई इशू कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। आप कोर्ट जाएंगे या कोई भी आप कोई केस फाइल करेंगे तो ये सब कुछ इसमें आता है। टर्मिनेशन क्लॉज की अगर बात करते हैं तो अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो क्या लीगल एक्शन आप लेंगे, ठीक है। नोटिस पीरियड क्या होगा आपका, ये टर्मिनेशन क्लॉज के अंदर आता है। अब इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर क्या आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। और इसमें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं इस टॉपिक के अंदर। तो हम लोग विदाउट टाइम वेस्टिंग इसको भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे पास होते क्या है, यानी आईपीआर। आपको पेपर में ये आईपीआर भी आ सकता है और आपको पूरा नाम भी आ सकता है। इसका मतलब होता है ऐसे लीगल राइट जो किसी भी पर्सन को या किसी भी कंपनी को उनके जो इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस होती हैं उसकी बेस पे मिलते हैं। अब ये जो क्रिएशंस होती हैं किसी भी फील्ड में हो सकती हैं, जैसे कि आपकी सॉफ्टवेयर फील्ड में, आपकी म्यूजिक फील्ड में, बुक्स में, डिजाइन में, इन्वेंशंस में, ब्रांड नेम्स एंड लोगोस डिजाइन में, आपको किसी में भी कोई भी राइट्स मिल सकते हैं। तो वो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं जो आपकी खुद की क्रिएशंस के मिलते हैं या जब आप किसी कंपनी के लिए कुछ क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये राइट उनको ग्रांट किए जाते हैं। जैसे कि अगर कोई जमीन का मालिक होता है ना तो वैसे ही आइडियाज और क्रिएशन का भी कोई मालिक होता है, तो उस ओनरशिप को लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए हम उन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देते हैं। अब इसमें हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी कुछ टाइप्स होती हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपके पास आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट आपको अक्सर आता है कि मतलब किसी और के डाटा को जो है वो जो है किसी और के डाटा को कॉपी ना करना, उस पर कॉपीराइट आ जाता है। कोड या डिजाइन की ओनरशिप के लिए कॉपीराइट इशू जो है वो रखे जाते हैं। जैसे अगर मैं अपनी ये वीडियो जो है ना अपलोड कर रही हूँ, अगर कोई और मेरी वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करेगा तो उस पर कॉपीराइट का इशू आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास यानी हमारे जो ओरिजिनल कंटेंट होते हैं उसको सेव किया जाता है। उसके बाद होता है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है कि नए नए मतलब न्यू और जो इनोवेटिव सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम या प्रोसेस के लिए या नए नए आइडियाज लाने को पेटेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब होता है सॉफ्टवेयर का नाम, उसका लोगो या ब्रांडिंग के लिए जो आप लेते हैं ना वो आपका ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप ट्रेडमार्क लगाते हो। ट्रेड सीक्रेट भी होता है, यानी ऐसे फार्मूला जो मेथड जो कंपनी सीक्रेट रखती है, जैसे उन्होंने अगर ये डेवलप किया है तो क्यों किया है, किस बेस पे किया है। जैसे मैंने अगर इनोवेट आईटी जोन रखा है तो मेरा एक ट्रेड सीक्रेट ही होगा ना कि मैंने ये नाम क्यों रखा है, ठीक है। अगर मैं सीक्रेट आपके पास रिवील करूं तो इसमें यही होता है कि इनोवेट आईटी जोन का मतलब था कि आईटी जोन के अंदर आईटी का जो एरिया था उसमें कोई ना कोई इनोवेशन लाना, ठीक है। तो मैंने अपने सोचा कि मैं ही अपने लेक्चर देके कोई इनोवेशन ले ही आती हूँ कि बच्चों को कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज मिल जाए। तो वो मेरा ट्रेड सीक्रेट था और मेरा ट्रेडमार्क ये था कि मेरे चैनल का नाम था, एक ब्रांडिंग थी, मतलब खुद की ब्रांड थी, एक लोगो था। मैं उस लोगो को हटाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो ये मेरा ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट ही होता है। उसके बाद आता है व्हाट कैन एंड कैन नॉट बी पेटेंट, यानी क्या चीज पेटेंट करनी चाहिए और क्या नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बात याद रखनी है। अब इसमें व्हाट कैन बी पेटेंट में सबसे पहले होता है पेटेंट सिर्फ उन आइडियाज या इन्वेंशंस को दिया जाता है जो बिल्कुल न्यू होता है, यानी दुनिया में वो आइडिया पहली बार आया होता है। इन्वेंशन यानी कोई ऑब्वियस चीज ना हो बल्कि कोई ऐसी चीज हो जो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन हो, प्रैक्टिकली यूजफुल हो। जैसे हमारे सर्वकार आते हैं ना कि कोई ऐसा आइडिया लाओ जो पूरी दुनिया में आइडिया है ही नहीं है, किसी ने यूज ही ना किया हो और वो प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट हो। तो ये आपका जो होता है ये पेटेंट सिस्टम होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग व्हाट कैन नॉट बी पेटेंट की बात करें तो आपको मैथमेटिकली फार्मूलेस को पेटेंट नहीं करना। ऐसा नहीं कि कोई खुद से मैथ का फार्मूला उठा के लिए या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं होना चाहिए। नेचुरल लॉ जो होते हैं उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होने चाहिए। आपके फीचर्स ऑब्वियस नहीं होने चाहिए, यानी बेसिक लॉगिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए।
है, या ग्राफिक लेआउट्स होते हैं जो कॉपीराइट की जो है उनको प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कॉपीराइट का अंडर आते हैं, वो भी आपको नहीं लेके आने। पेटेंट का मतलब होता है खुद के लाए हुए आइडियाज जो पूरी दुनिया यूज नहीं किए होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हो। और जो पेटेंट नहीं किए जा सकते हैं कि हम खुद से कोई मैथ का फार्मूलाज ले आए या ऐसे ले आए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट द सॉफ्टवेयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ही आपके पास होता है। तो आपने यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सबसे पहले डिफाइन करना होता है, उसके बाद आपने इनको प्रोटेक्शन के बारे में बताना होता है कि कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन होता है, सबसे कॉमन मेथड ही होता है। सॉफ्टवेयर कोड को कॉपीराइट करवाना सबसे कॉमन मेथड होता है। डेवलपर या कंपनी उस कोड को लीगल जो है वो ऑनर बना देती है और आपको ओनरशिप दे देती है, या फिर अगर कोई कॉपी करे तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है उसके खिलाफ। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर पेटेंट यानी सिलेक्टिव केसेस। इसमें क्या होता है कि अगर सॉफ्टवेयर कोई यूनिक मेथड या प्रोसेस यूज करता है तो उसे पेटेंट की प्रोटेक्शन मिल सकती है, जैसे गूगल का पेज रैंक है, एल्गोरिथम पेटेंट वगैरह। उसके बाद हमारे पास ट्रेड सीक्रेट आता है। ट्रेड सीक्रेट में क्या होता है कि अगर सॉफ्टवेयर का कुछ पार्ट कॉन्फिडेंशियल है तो उनको पब्लिक नहीं किया जाता है। जैसे अगर ये कंपनी है, कोला की कंपनी है, ठीक है, कोला की कंपनी होती है, इसका एक सीक्रेट फार्मूला होता है, इनका एल्गोरिथम सीक्रेट रखा जाता है वो कंपनी, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, जब सॉफ्टवेयर सेल या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो अंडर यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट ऐड किया जाता है। इससे यूजर को लीगली बाउंड किया जाता है कि वो मिस यूज ना करे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन आती है। सॉफ्टवेयर का नाम या आइकन जो ब्रांडिंग का पार्ट होता है उसे ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन मिल सकती है। जैसे अगर हम विंडोज की बात करते हैं ना, विंडो के ऊपर टीएम होता है, ये ट्रेडमार्क होता है, और एप्पल के ऊपर आर होता है, ठीक है। इस तरह करके ये इनके ट्रेडमार्क होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद आप उनके ऊपर कोई भी डिजिटल राइट मैनेजमेंट के लिए आप उसके ऊपर कोई भी वाटरमार्क लगा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि ये चीज आपकी अपनी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रिमिटेड एक्ट अंडर द, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपको कि डिस्क्राइब द प्रिमिटेड एक्ट अंडर द कॉपीराइट लॉ फॉर द सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल, ठीक है। तो आपने ये जो प्रिमिटेड एक्ट है ना, ये आपको याद रखने हैं और इनकी डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल याद रखनी है। तो सॉफ्टवेयर पर कॉपीराइट होने का मतलब ये है कि कोई भी उसे विदाउट परमिशन कॉपी नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता, या उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। लेकिन कुछ प्रिमिटेड एक्ट भी होते हैं जहां यूजर लिमिटेड यूज कर सकता है विदाउट कॉपीराइट के। सबसे पहले तो आता है फेयर यूज। फेयर यूज में क्या होता है कि एजुकेशनल या रिसर्च पर्पस के लिए लिमिटेड कॉपिंग अलाउड होती है। जैसे 5 स्टूडेंट होते हैं, वो कॉपिंग करती हैं 5 लाइन ऑफ सोर्स कोड की इन रिसर्च पेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद बैकअप कॉपी होती है, सॉफ्टवेयर का एक बैकअप कॉपी होती है विदाउट अलाउड, यानी किसी को भी किसी का भी बैकअप कॉपी बनाना उसकी इजाजत के बगैर आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी डीकम्प्लेशन फॉर इंटरऑपरेबिलिटी, इसमें होता है अगर किसी सॉफ्टवेयर को किसी और सिस्टम के साथ कंपैटिबल बनाना हो तो लिमिटेड डीकम्प्लेशन जो होती हैं वो अलाउड होती हैं। उसके बाद टेम्पररी कॉपी इन रैम के अंदर, जब सॉफ्टवेयर रन होता है ना तो कॉपी जो होती है वो रैम में आती है, तो वो अलाउड होती है, ठीक है। उसके बाद यूज अंडर ओपन सोर्सेज लाइसेंस। ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर में जैसे लिनक्स है, फायरफॉक्स है, इनका यूज और मॉडिफाई करना अलाउड होता है, लेकिन लाइसेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप इनका यूज कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास, जिसमें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और इवन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसमें हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यानी HRM इन IT एंड चेंजिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसमें मोस्टली आपको जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें यही चीजें होती हैं कि आपके जो अप्राइजल सिस्टम क्या होते हैं, इसका पर्पस क्या हो सकता है, आपके इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है। देन लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्टली आता है उसमें यही होता है कि आप HRM को डिफाइन करो, इसके फंक्शंस क्या होते हैं सॉफ्टवेयर हाउस के अकॉर्डिंग वो आप लिखें, और आपके डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ठीक है। कॉमन फॉर्म्स और जो HRM पे इसके इम्पैक्ट होते हैं आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HRM स्टैंड फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी ऐसी स्ट्रेटेजीज और प्रैक्टिसेस जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को रिक्रूट, ट्रेन, मैनेज और
मोटिवेट करती है। जैसे एक सॉफ्टवेयर हाउस में एम्प्लॉयज, डेवलपर, टेस्टर, डिजाइनर एक्सेट्रा ये सारे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं। एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर कोई एम्प्लॉयज हो गए, कोई डेवलपर हो गया, कोई टेस्टर हो गया, कोई डिजाइनर हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं, ये सारे वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं और उनका सही तरीके से मैनेज करना आपके ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का काम होता है। ह्यूमन यानी कि आपके डेवलपर हैं, आपके टेस्टर हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके डिजाइनर हैं, आपके कोडर हैं, ये सारे आपके ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आता है और सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर इन सब की बहुत जरूरत होती है। अब हम इसके कुछ की कॉन्सेप्ट देखते हैं। मोस्टली आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में से ही आते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है अप्राइजल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है। तो अप्राइजल सिस्टम यानी कि आपकी परफॉर्मेंस अप्राइजल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज का काम को फॉर्मली असेस करती है, ठीक है, ताकि उनकी परफॉर्मेंस का अंदाजा हो सके। यानी जितने भी आपके अंदर एसेट्स होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, उन सबकी परफॉर्मेंस को मेजर करती है, उनको आइडेंटिफाई करती है कि फर्दर कितनी उनकी ट्रेनिंग की नीड है, ठीक है, कितनी उनको फर्दर हम सैलरी जो होती है उनकी जो इंक्रीमेंट कर सकते हैं उनकी सैलरी के अंदर, वो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के अंदर आ जाता है। इसका पर्पस अगर बात करें तो इसमें होता है परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया है, ठीक है, उसके बाद जो है सैलरी को इंक्रीज या प्रमोशन डिसाइड करना होता है। देन आपके जो भी ट्रेनिंग होती है उन कितनी अगले को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। देन उसके बाद जो भी आपके एम्प्लॉय की मोटिवेशन और फीडबैक होता है उसको बूस्ट करना होता है, ठीक है। अंडर परफॉर्मेंस जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको ट्रैक करना होता है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है और उनको फिर अंदर से या तो उन्हें फर्दर ट्रेन दिया जाता है या तो उन्हें निकाल दिया जाता है। जैसे अगर एक डेवलपर ने एक साल में 3 मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं विद द 0 बग, तो उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल हाई होगी, उनकी प्रमोशन या उनको बोनस मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि सब लोगों को रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रेस, रिलीजियस, डिसेबिलिटीज, किसी भी बगैर किसी के भी कोई नुकसान को जाने, बगैर किसी पर मतलब किसी का रिलीजन जाने, किसी की कंडीशन जाने, उसके स्किल की बेस पे जो जब आप उसको जज करते हैं, जब आप उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं हर एक को इक्वली, तो वो आपका डबल ई ओ आता है, यानी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में आता है। अब आपने इसको कैसे इंश्योर करना होता है? सबसे पहले तो नो डिस्क्रिमिनेशन इन हायरिंग और प्रमोशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो होती है वो आपने इम्प्लीमेंट नहीं करनी होती है। उसके बाद आपने ट्रांसपेरेंसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है उसको मेंटेन करना होता है। आपने जो वर्क फोर्स होती है जो बनानी होती है वो डाइवर्स बनानी है, ठीक है। आपने सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज स्टाफ को ही ट्रेन करना होता है एक अच्छी प्रैक्टिस देकर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर कंपनी जॉब है, एड में मेंशन करती है कि आपके लिए जॉब्स हैं, ठीक है। जैसे वो लिखते हैं वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, वुमेन, डिफरेंटली एबल्ड एंड मिनोरिटीज आर एनकरेज टू अप्लाई, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की वो एक पोस्टिंग कर दी है, तो ये आपकी इक्वल में ही आ जाती है। उसके बाद हम देखेंगे एचआर के फंक्शंस क्या होते हैं। ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन आप ये टेबल अच्छे से याद रखना है। आप जरूरी नहीं आप वहां पे टेबल बनाने बैठ जाएंगे, आपने क्या करना होता है आप हर एक का फंक्शन लिखेंगे, एग्जाम्पल देंगे और उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि उसकी आप डेफिनेशन लिख देंगे। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने सबसे पहले एचआरएम की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर इनके क्या फंक्शन होते हैं वो आपने लिखना है। सबसे पहला फंक्शन आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसमें होता है कि जो भी आपके राइट डेवलपर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, आपने उनको हायर करना होता है। जैसे हायरिंग अ फ्रंट एंड रिएक्ट डेवलपर, लिंक्डइन और जॉब पोर्टल पे आपने उनको देखा और आपने उसको जॉब के लिए हायर कर लिया। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आते हैं। एम्प्लॉयज को आपने नए टूल्स और जो भी टेक्नोलॉजीज होती हैं आपने उनको सिखाना होता है। जैसे आप डिफरेंट वर्कशॉप होती हैं, AI की होती हैं, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट होते हैं। उसके बाद आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा होगा, यानी रेगुलरली एम्प्लॉयज का काम आपने एवेलुएट करना होता है। ईयरली फीडबैक ले, रेटिंग करें सिस्टम की और उनके लिए आप बोनस जो होता है वो रख देते हैं। उसके बाद आपने जितना भी कंपेंसेशन एंड बेनिफिट देखने होते हैं, यानी सैलरीज, हेल्थ
इंश्योरेंस, लीव्स वगैरह जो होती हैं इन सबको आपने मैनेज करना होता है। देन उसके बाद आपने वर्क प्लेस जो होते हैं उसकी पॉलिसीज रखनी होती हैं, डिफरेंट रूल्स और रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स आपने उनका जो होता है वो सारा सिस्टम रखना होता है। उसके बाद हरेसमेंट सिस्टम से आपने उनको प्रोटेक्ट करना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे एम्प्लॉय एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट यानी इसमें ये होता है कि एक्टिविटीज को आपने एक्टिविटीज को रखना होता है एम्प्लॉयज की, उन्हें मोटिवेट करना होता है, उन्हें सेटिस्फाई करना होता है। उसके बाद आप लोगों ने डिफरेंट किस्म के जो डाटाज होते हैं उनको हैंडल करना होता है, यानी हैंडलिंग द रेजिग्नेशन, ले ऑफ्स, ठीक है। उसके बाद यानी इंटरव्यूज आप रखें डिफरेंट किस्म के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। उसके बाद आपने आईटी इन एचआरएम, यानी आपने जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी प्रॉपर जितने भी आपके ह्यूमंस आते हैं आपने उनकी अटेंडेंस सिस्टम रखना होता है, उनके पेरोल रखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको रिक्रूटमेंट के लिए आपने उनको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन और आ सकता है। आपने इनके पॉइंट्स मैं यहाँ पे मोस्टली आप उनको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन क्योंकि बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं तो आप इनको ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इन एचआरएम, मोस्टली जब आप अक्सर वीडियोस देखते हैं ना तो आपके सामने एक डिस्क्रिमिनेशन आते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली एक अनफेयर और अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है एम्प्लॉयज के साथ और एप्लीकेंट के साथ, जो डिफरेंट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स का या क्वालिफिकेशन और स्किल्स की बेस पर जो होता है। यानी कि अगर वो ज्यादा सीख गया तो भाई वो क्यों ज्यादा सीख गया, यानी अनफेयर ट्रीटमेंट करना। अगर किसी के पास स्किल्स है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है इतना, तो आप क्या करनी भाई तुम हाई लो स्टैंडर्ड के हो, तुम जा सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं होती, डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं होती। अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाना चाहते हैं ना तो आपको इस डिस्क्रिमिनेशन से अवॉइड करना होता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन आपको इम्प्लीमेंट करने होते हैं। कॉमन फॉर्म्स की कॉमन डिस्क्रिमिनेशन अगर हम बात करें तो उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी आता है, यानी कि आपने जितने भी फीमेल डेवलपर्स होते हैं उनको प्रमोट करने से आप डिनाई कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि हमने लड़कियों को रखना ही नहीं है, खवातीन को काम पे रखना ही नहीं है, हालांकि खवातीन के पास स्किल्स अगर हो तो मर्दों से ज्यादा होती हैं। उसके बाद आपके पास एथनिक बाइस या रेशियल्स आते हैं। रेशियल्स में मोस्टली ये होता है कि आपके पास मतलब किसी का इग्नोर्ड स्किल करना, किसी की स्किल्स को इग्नोर करना, कैंडिडेट को सिर्फ उनके बैकग्राउंड की बेस पे रखना। उसके बाद एज डिस्क्रिमिनेशन आता है, यानी कि 50 साल से ज्यादा होते हैं प्रोग्रामर, उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है लेकिन उनको हायर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमारे रिलीजियस बायस होते हैं, यानी कि कुछ लोगों को जो होता है उनको हायर ही नहीं करते हैं उनके रिलीजन की बेस पे। जैसे अगर कोई जैसे नमाज का टाइम होता है, मोस्टली अगर हम बाहर की कंट्री में चले जाए हम बोलते हैं नमाज का टाइम है, तो अक्सर ऐसा होता है कि बोलते हैं कि क्योंकि वो मुस्लिम नहीं होते हैं अक्सर, तो वो फिर जो होते हैं वो अक्सर जाने भी नहीं देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं होती, कुछ होते हैं वो बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन आते हैं, यानी कि लोगों को उनके पास स्किल्स होती हैं लेकिन जैसे अगर किसी को कोई टांग नहीं है, किसी का जो है एक आंख नहीं है लेकिन वो काम करने की सलाहियत रखता है, तो वो डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन आती है, उसको इस बेस पे ही इग्नोर कर दिया जाता है। अब इसके एचआरएम और ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? एक तो लो मोरल हो सकते हैं, यानी एम्प्लॉयज को अनवैल्यूड जो होते हैं फील कराया जाता है। उसके बाद हाई टर्नओवर होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ड्यू टू बाइस जो होते हैं, टैलेंटेड एम्प्लॉयज होते हैं वो छोड़ जाते हैं। लीगल रिस्क होता है, ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लास्ट जो होते हैं वो डैमेज भी हो सकता है, कंपनी की इमेज को खराब कर सकता है जब आप दूसरों को गलत समझते हैं, दूसरों को लो स्टैंडर्ड का समझते हैं। लॉस ऑफ टैलेंट होता है, मोस्ट ऑफ रिजेक्ट और अनफेयरली की वजह से कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्कूल कैंडिडेट को वो रिजेक्ट कर देते हैं, तो उनकी कंपनी के ही इनको ज्यादा नुकसान होता है। उसके बाद जो होता है उनको टॉक्सिक वर्क कल्चर मिलता है, यानी उनका जो वर्क एनवायरनमेंट होता है ना मोस्टली वो नेगेटिव होता है। तो हमेशा एक बात याद रखनी है कि कभी भी किसी को किसी की जो है मतलब किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। हमेशा हमेशा याद रखें कि किसी को भी आपने ऐसे जो होता है मतलब उसको डीट नहीं कर देना है। अगर कोई बंदा आपके पास काम के लिए आया है, अगर आप नहीं रखना चाहते तो उसे ये बोले कि हमारे एम्प्लॉयज कंप्लीट है, हम तुम्हें नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन उसकी बेइज्जती करके आप उसको मत भेजा करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस एंड द सिस्टम सेफ्टी, यानी कि इसका मतलब होता है किसी भी वर्क प्लेस पे जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर वगैरह में, तो हर एम्प्लॉय को ऐसा इन्वायरमेंट देना, ऐसी वर्क प्लेस सेफ्टी प्रोवाइड करना कि वो इजी होकर स्ट्रेस के बगैर जो होता है वो आपका काम करे, वो आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी में आ जाती है। मोस्टली इससे रिलेटेड जो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि कुछ
कुछ फैक्टर्स आप बताएं जो कि आपके सिस्टम सेफ्टी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और आपने इसमें मोस्टली एसटीएल्स जो होती है, एसटीएलसी आपने पढ़ा होगा ना, वो कैसे इंश्योर करने हैं, यानी दो पार्ट आते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और फिर हम लोग जो है इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क की बात करें तो हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस इंश्योर दैट द एम्प्लॉयज वर्क इन एनवायरमेंट वेयर दे आर फिजिकली सेफ, यानी ऐसे एनवायरमेंट में काम करना जहां वो फिजिकली सेफ हो, ठीक है, उनका स्ट्रेस जो होता है वो मिनिमल हो और अपने काम का एक्सपीरियंस अच्छा ले रहे हो और अपने काम करने की जगह में वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करे, तो वो आपका जो होता है वो आपका वर्क प्लेस आता है जहाँ पे आपको सेफ्टी मिल रही होती है, आप हेल्दी काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एक डेवलपर है, उसको 8 घंटे तक लो क्वालिटी चेयर पर बिठा दिया जाता है, उसको बैक पेन भी हो सकता है। इसलिए कंपनीज जो होती है ना, उनको चाहिए कि एटलीस्ट अपना फर्नीचर अच्छा रखें कि अगला बंदा जो होता है उसकी कमर जो होती है वो थक ना जाए, उसको पेन ना हो और वो अच्छे तरीके से अपना सॉफ्टवेयर जो होता है वो डेवलप कर सके। क्योंकि मोस्टली 8 घंटे 7 घंटे इतने घंटे बैठकर ही एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम किया जाता है। उसके बाद ये थी आपके जो वर्क प्लेस की सेफ्टी थी। अब हम बात करेंगे सिस्टम सेफ्टी के बारे में। अब सिस्टम सेफ्टी का मतलब क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम डिजाइन करना जो सिक्योर हो, रिलायबल हो और यूजर या कंपनी का जो डाटा होता है वो उसको किसी भी किस्म के रिस्क से प्रोवाइड किया जाए, वो आपकी सिस्टम सेफ्टी के अंदर आता है। जैसे मोस्टली अगर हम बैंकिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर प्रॉपरली सिक्योर ही नहीं होगा तो कस्टमर का पैसा लीक हो सकता है। इसलिए हर सिस्टम में टेस्टिंग, वैलिडेशन और एरर हैंडलिंग जो है वो एटलीस्ट होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेन पार्ट आता है जिसमें सबसे पहले आता है फैक्टर इफेक्टिंग द सिस्टम सेफ्टी एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी इन एसडीएलसी। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो क्या फैक्टर इफेक्टिंग सिस्टम सेफ्टी। अब इसके अंदर ना आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, पॉइंट्स याद रखेंगे तो आप इनकी डेफिनेशन और उनके एग्जांपल आप खुद लिख सकते हैं। सबसे पहले इसमें कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, पहले आता है ह्यूमन एरर। जब डेवलपर या डिजाइनर कोडिंग या डिजाइन में गलती कर देता है ना, जैसे इनपुट वैलिडेशन ना देना जिससे हैकर जो होता है वो सिस्टम में घुस सकता है, तो वो आपका ह्यूमन एरर होता है। वीक डिजाइन, यानी अगर सॉफ्टवेयर का डिजाइन ही वीक होगा तो वो लोड या अटैक से टूट सकता है। उसके बाद लेक ऑफ टेस्टिंग होती है, अगर सॉफ्टवेयर लॉन्च होने से पहले अच्छी तरह टेस्ट नहीं हुआ है तो बग्स जो होते हैं वो अंदर छुपे रहते हैं, ठीक है। आपके जो एरर्स आते हैं वो मोस्टली आपके सिस्टम के अंदर ही होते हैं, जिससे आपका सिस्टम यूजर के लिए बार बार क्रैश हो जाता है। यूजर को तो नहीं पता ना कि उसका सिस्टम क्रैश क्यों हो रहा है, अब ये तो डेवलपर को ही पता होता है ना। उसके बाद आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती है, यानी जो ओल्ड फ्रेमवर्क्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनका यूज करना है। जैसे न्यू फीचर जो होते हैं कंपैटिबल ही नहीं रहते हैं तो सिक्योरिटी पैचेस भी आपके मिसिंग हो सकते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी टूल्स आपने यूज करना है हमेशा उसकी अपडेटेड वेरिएंट ही आप यूज किया करें। उसके बाद सिक्योरिटी लूप होल्स आते हैं, इसमें क्या होता है कि अगर डेवलपर ने एक्सेस कंट्रोल या डाटा इंक्रिप्शन नहीं लगाई है तो अटैकर्स सिस्टम को हैक कर सकते हैं, इजीली हैक कर सकते हैं। उसके बाद लेक ऑफ टीम ट्रेनिंग आती है, यानी अगर डेवलपर या टेस्टर को न्यू थ्रेड्स और टूल्स की नॉलेज ही नहीं होगी तो वो बार बार मिस्टेक्स करेगा, ठीक है, और जो मिस्टेक उससे अवॉइडेबल भी नहीं होती हैं। देन उसके बाद पुअर डॉक्यूमेंटेशन आती है, अगर कोड या सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं बनाया गया है तो नए डेवलपर को समझ ही नहीं आता होगा कि वो सिस्टम किस वजह से उसका खराब हुआ है, उसमें एरर्स क्या आ रहे हैं। तो मेन चीज आपकी बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन में ही आती है। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसमें डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल जो होती है वो प्ले कर रही होती है। उसके बाद हम क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे जो कि है इंश्योरिंग द सेफ्टी इन एसडीएलसी, ठीक है। एसडीएलसी का मतलब होता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें आपके डिफरेंट किस्म के फेजेस आते हैं और हर फेजेस के बारे में आप अच्छी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पढ़ते आ रहे हैं एसडीएलसी के बारे में, जिनमें सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट फेज, देन डिजाइनिंग फेज, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग। अगर रिक्वायरमेंट फेज की बात करते हैं ना तो यहाँ पे सिस्टम की सेफ्टी रिलेटेड रिक्वायरमेंट लिखी जाती है, जैसे सिस्टम का लॉक होना चाहिए, अगर 3 वर्ड पासवर्ड एंटर करें तो वो रॉन्ग में आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिजाइन की बात करते हैं तो सिक्योर आर्किटेक्चर होना चाहिए, ठीक है। थ्रेड मॉडलिंग की जाती है, बार बार आपके लॉगिन सिस्टम में जो लेयर्स होनी चाहिए, पासवर्ड, ओटीपी, अकाउंट लॉग, ये सब कुछ होना चाहिए, डिजाइन इस तरह से करें। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसमें
आपका जो डेटा होता है, जो आपका कोड होता है, वो सिक्योर होना चाहिए। टेस्टिंग की बात करें तो आपने में ऑटोमेशन टेस्टिंग के साथ साथ आपने मैनुअल टेस्टिंग भी करनी है। उसके बाद क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टिंग तो हम डिफरेंट टूल्स का यूज करते हुए करते हैं ना, और मोस्टली वो टूल जो होते हैं कभी कभी हमारे लिए ट्रस्टेबल नहीं होते और हमें मैनुअली भी टेस्टिंग करनी चाहिए। देन डिप्लॉयमेंट की बात करें तो आपका जो सर्वर का सेटअप होता है वो सिक्योर होना चाहिए डिप्लॉयमेंट के लिए। आपका एनवायरमेंट, आपका फायरवॉल, आपका एसएसएल सर्टिफिकेट जो होता है ये इंश्योर होना चाहिए कि आपका डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट है वो इजीली कर सकेंगे। उसके बाद मेंटेनेंस आता है, रेगुलरली आपने इसको अपडेट करना होता है, रेगुलरली लॉग्स जो होते हैं उनको मेंटेन करना है। देन डॉक्यूमेंटेशन है, हर मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशन बनानी ताकि फ्यूचर में टीम को समझाया जा सके, और अगर कहीं भी आपके सिस्टम में किसी भी फेज में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्यूमेंटेशन अगर साथ साथ बनाई होगी तो आपको अच्छा अंदाजा होगा कि कहाँ पे क्या फ्लॉज आ सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग आती है, तो इसमें आता है डेवलपमेंट, और जो भी सिक्योरिटी टीम्स होती हैं उनको रेगुलरली ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये आपके पास है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, और क्या सिक्योरिटी सेफ्टी हो सकती है आपकी SDLC के अंदर। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज द सॉफ्टवेयर लाइबिलिटी एंड कंप्यूटर मिसयूज, ठीक है, यानी एक सॉफ्टवेयर की लाइबिलिटी एंड कंप्यूटर मिसयूज के टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। मोस्टली जो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना वो यही आता है कि कंप्यूटर मिसयूज क्या होता है, इसकी कैटेगरीज क्या है, ठीक है, एग्जांपल के साथ आपने इनको एक्सप्लेन करना होता है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर लायबिलिटी क्या होती है। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर किसी को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, जैसा कि डेटा लॉस हो जाना, फाइनेंशियल लॉस हो जाना, सिस्टम डैमेज हो जाना, तो डेवलपर या सॉफ्टवेयर कंपनी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है या उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है तो वो आपकी सॉफ्टवेयर लायबिलिटी हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है, मोस्टली आपका डेटा लॉस होता है, फाइनेंशियल आपको डैमेज होता है, आपका सिस्टम फेलियर कॉजेज बन जाती है, तो ये आपकी सॉफ्टवेयर लायबिलिटी होती है, जिसमें वो कंपनी, वो डेवलपर जो होता है वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपकी सॉफ्टवेयर लायबिलिटी हो जाती है। जैसे अगर किसी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, एक सॉफ्टवेयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया गया है, अगर उसने किसी भी पेशेंट को गलत मेडिसिन जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब कर दी हुई है, तो क्या होगा कि डेवलपर की गलती हो सकती है, जो हॉस्पिटल वाले हो सकते हैं वो उस डेवलपर के ऊपर केस भी फाइल कर सकते हैं कि तुमने हमें गलत ऐप बनाकर दिया, गलत सॉफ्टवेयर बनाकर दिया, तो अब तुम जो है तुम पर अब केस कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लायबिलिटी एंड प्रैक्टिस इन IT के अंदर क्या होती है। यानी किसी सॉफ्टवेयर या IT प्रोडक्ट की वजह से अगर किसी इंसान को, किसी सिस्टम को या किसी बिजनेस का लॉस हो जाए तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिमिनल या आपके जो सिविल होती है किसी की भी हो सकती है। इस पर लॉ जो होता है वो डिसाइड करता है कि अगले के साथ क्या जो है हमने पेश आना है, कैसे आना है। अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं IT के अंदर, तो ये उन इलीगल एक्ट का लॉ हो जो कंप्यूटर्स के जरिए किए जाते हैं, जैसा कि हैकिंग करना, वायरस को स्प्रेड करना या जो डेटा थेफ्ट होते हैं, ठीक है, इन ये सब कुछ आपके क्रिमिनल लॉ आ जाते हैं आपके IT के अंदर। और सब क्रिमिनल जो होते हैं ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर जो होते हैं इनको पनिशमेंट जो होती है इनके लिए डिसाइड की जाती है और इन पे डिफरेंट लॉज बनाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कंप्यूटर मिसयूज क्या होता है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी कैटेगरीज को एग्जांपल के साथ बताना है। तो कंप्यूटर मिसयूज का मतलब होता है अनऑथराइज, लीगल और अनएथिकल यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स और डिजिटल सिस्टम विच कॉजेज द हार्म, डिसरप्शन और सिक्योरिटी ब्रीचेस। यानी ये आपकी जो डेफिनेशन है ना, ये यूके कंप्यूटर मिसयूज एक्ट के अकॉर्डिंग से, और आपने इसको एज इट इज ही लिखना होता है। अगर इसकी कैटेगरी की बात करते हैं ना, तो इसमें आपके पास सबसे पहले आता है अनऑथराइज एक्सेस, यानी कि किसी को भी आपने विदाउट उसकी परमिशन के किसी और सिस्टम में आपने डाल देना उसका डाटा, वो आपकी अनऑथराइज एक्सेस होती है। जैसे किसी स्टूडेंट का अपना यूनिवर्सिटी का एडमिन पोर्टल हैक करके अपने मार्क्स को बढ़ा लेता है, किसी भी एडमिन के पोर्टल को हैक कर लेता है, किसी कंपनी का इंटरनल डाटा अनऑथराइज यूजर के जरिए एक्सेस कर लेना, तो ये आपका होता है अनऑथराइज एक्सेस। उसके बाद आपका आता है एक्सेस विद द क्रिमिनल इंटेंट। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे अगर आपका बैंकिंग सिस्टम होता है, मोस्टली आपने सब सिस्टम में कोई भी फ्रॉड आ जाना, कोई ब्लैकमेल करना, डाटा लीक करना, ये सब कुछ जो होता है ये आपका
आपका आता है एक्सेस विद द क्रिमिनल इंटेंट, ठीक है। एक हैकर है, किसी के सिस्टम में घुसकर उसका बैंक अकाउंट कंट्रोल ले लेता है अपने हाथ में और सारे पैसे ट्रांसफर कर लेता है। किसी सेलिब्रिटी है, अगर उसकी कोई प्राइवेट फोटो निकाल कर उन्हें लीक करने की धमकी दे, मोस्टली ये रैंसम लेना, ठीक है, ये उसी में आता है। उसके बाद आता है अनऑथराइज्ड डाटा मॉडिफिकेशन। अब इसमें होता है यानी किसी और के सॉफ्टवेयर या डाटा को चेंज कर देना विदाउट उसकी परमिशन के, जैसे किसी वेबसाइट का कंटेंट चेंज कर देना, वायरस या वर्म इंजेक्ट करके जो सिस्टम को, आपके सिस्टम को वो स्लो कर सकता है, उसको क्रैश कर सकता है, ठीक है। मेलिशियस कोड जो होते हैं वो इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो ये आपका आता है अनऑथराइज्ड डाटा मॉडिफिकेशन में। उसके बाद आता है आपका मेलवेयर क्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना या ऐसा फॉल आना, ठीक है, यानी ऐसे आपके सॉफ्टवेयर लाना, ऐसा फेल करना आपके सिस्टम को जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। जैसे ट्रोजन हॉर्स की अगर एग्जांपल है ना, तो ट्रोजन हॉर्स बनाना जो सिस्टम को कंट्रोल ले लेता है अपने आप में, रैंसम सेंड करना जो सिस्टम को लॉक कर दे, जब तक आपको वो अगला पैसा नहीं देता है आप उससे रैंसम जो है वो लेते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डैनियल ऑफ डॉज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डैनियल ऑफ डॉज अटैक यानी किसी वेबसाइट या सर्वर को इतनी रिक्वेस्ट भेजना कि वो तंग आकर क्रैश ही हो जाए और यूजर एक्सेस ही ना कर सके। मोस्टली एक जो पॉलिटिकल वेबसाइट होती है ना उन इलेक्शंस में, तो उस दिन जो होते हैं वो ऑफलाइन कर देना होता है, क्योंकि उनमें इतनी रिक्वेस्ट जाती हैं कि आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता है। उसके अलावा कुछ डाटा आइडेंटिटी थेफ आ जाते हैं, ठीक है, यानी किसी का पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल डाटा जो होता है वो चोरी कर लेना होता है। देन साइबर टॉकिंग एंड हरासमेंट आ जाती है, किसी की जो रिपीटेडली ईमेल्स होती हैं उन्हें मैसेजेस इमेजेस भेजना जो उसे मेंटली डिस्टर्ब कर दे, वो साइबर टॉकिंग और हरासमेंट में आ जाता है। जैसे एक लड़की को रिपीटेडली अब्यूसिव ईमेल्स भेजना, किसी की फेक प्रोफाइल बनाकर उनका मजाक उड़ाना, ये आता है साइबर टॉकिंग एंड हरासमेंट के अंदर। अब कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, यानी कुछ कानूनी रिजल्ट है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जिनमें आपके पास सबसे पहले आता है अनऑथराइज एक्सेस थी, ठीक है, 1 से 3 साल के लिए जेल जाया जा सकता है उसको, या हैवी फाइन हो सकता है। हैकिंग विद इंटेंट में क्या होता है कि 5 से 10 साल की जेल हो सकती है। डाटा टेम्परिंग में क्या होता है, जिसमें आप डाटा को मॉडिफाई कर देते हैं विदाउट किसी भी परमिशन के, 3 से 7 साल जो होती है उसको कैद हो सकती है। मेलवेयर क्रिएशन की बात करें तो इसको 14 साल से ज्यादा की सजा देनी चाहिए। आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करें तो इनको फाइन भी करना चाहिए और 3 साल की सजा भी होती है। उसके बाद साइबर हरेसमेंट की बात की जाए तो 1 से 3 साल के लिए जेल जाए और 1 मिलियन जो होता है उसको फाइन रखा जाता है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो PECA यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के अकॉर्डिंग इस लॉ के जरिए कंप्यूटर मिसयूज केसेस को कवर किया जाता है। इस लॉ के अंदर जो है वो FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज होती है ना वो बनाई जाती है, जो साइबर क्राइम कंप्लेंट जो होती है उनको डील करती हैं। एनी हाउ जो कंप्यूटर मिसयूजेस होते हैं इसमें ये होता है कि कंप्यूटर का इलीगल जो है वो यूज करना होता है जिससे अगले को नुकसान पहुंचाता है। इसकी हमने मोस्टली 7 मेन कैटेगरीज पढ़ी हैं और हर कैटेगरीज की पनिशमेंट के साथ पढ़ा है कि पॉसिबल पनिशमेंट क्या हो सकती है और पाकिस्तान में क्या है। ये आपने पनिशमेंट जो मैंने आपको बताया ये भी याद रखनी है और आपने ये कैटेगरीज की इनकी डेफिनेशन और इनकी एग्जाम्पल भी याद आपके पास नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन। आपकी आउटलाइन में एक टॉपिक है रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब ये जो टॉपिक होता है ना ये उन रूल्स रेगुलेशन और प्रैक्टिसेस का पार्ट होता है जिनका पर्पस होता है कि जो एक इंडिविजुअल होता है ना उसका पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करना, जितने भी अनऑथराइज लोगों से उनकी एक्सेस को रोकना होता है, डाटा को जो भी मिसयूज होता है ना उसके खिलाफ जो भी लीगल सेफगार्ड्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करने होते हैं। और ये टॉपिक जो है ये आपके उन रेगुलेशन जो और कंट्रोल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है ना उनमें से होती है। यानी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर किसी शख्स का नाम नंबर लोकेशन उसका मेडिकल या फाइनेंशियल डाटा को स्टोर कर रही है तो वो उसके डाटा को प्रोटेक्ट करना उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके रूल्स में इंक्लूड होता है। अब इसमें इससे रिलेटेड जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, व्हाट इज द इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हाउ डज इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल प्राइवेसी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो कंसेंट होता
होता है, ये होता क्या है? तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल से डाटा को कलेक्ट करने से पहले उसे क्लियर इंफॉर्मेशन देना कि किसका डाटा जो होता है उसको कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, कैसे यूज होगा और किस किस के साथ शेयर किया जाएगा, ये उस बंदे को, उस इंडिविजुअल बंदे को बताया जाता है। वो आपका इन्फॉर्म्ड कंसेंट आता है, यानी उसे पहले ही इन्फॉर्म करना कि आपका डाटा हमारे पास कैसे कलेक्ट हो रहा है, कहाँ आपका सेव हो रहा है, कहाँ कहाँ आपका डाटा जा रहा है, कैसे यूज होगा और किस किस के साथ शेयर किया जाएगा। तो इस कॉन्सेंट का पर्पस होता है कि यूजर की परमिशन लेना आफ्टर फुली इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द डाटा यूजेज। उससे आप जब क्लियरली इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो सब चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको जो है ना याद रखने होते हैं। इसमें ये होता है व्हाट द डाटा इज बीइंग कलेक्टेड, डाटा कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, व्हाई इट्स नीडेड, हाउ इट विल बी यूज। ये W&H है ना, ये वाले आपको याद रखने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट में। उसके नाम से याद रख लें कि किसी भी इंडिविजुअल को इन्फॉर्म करना, उसका डाटा लेने से पहले उससे बताना कि आपका डाटा आपकी परमिशन से कैसे कैसे कहाँ जा रहा है, कैसे यूज हो रहा है, वो आपका इन्फॉर्म्ड कंसेंट में आता है। इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ की प्रिंसिपल होते हैं जिनको आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें सबसे पहला आता है ट्रांसपेरेंसी, यानी यूजर को क्लियरली बताया जाता है कि उनका डाटा क्यों चाहिए उन्हें। देन उसके बाद पर्पस और लिमिटेशन आ जाता है, जिसका मकसद होता है किसी काम के लिए यूज किया जाएगा आपका डाटा, रिसर्च के लिए, मार्केटिंग के लिए या एनालिटिक्स के लिए। उसके बाद ड्यूरेशन आ जाती है, स्टोरी ड्यूरेशन की, यानी कितनी देर तक आपका डाटा जो है वो स्टोर किया जाएगा। देन आपका राइट टू विड्रॉ आता है, यानी इसका मतलब होता है यूजर किसी भी वक्त अपनी परमिशन जो है वो वापस ले सकता है। उसके बाद आपके वॉलेंट्री एग्रीमेंट आ जाता है, ये जबरदस्ती नहीं होती है, यूजर अपनी मर्जी से एग्रीमेंट को साइन करता है, वो आपकी वॉलेंट्री जो है, वॉलेंट्री आपकी एग्रीमेंट होती है। अब आता है कि आपका जो भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है उसमें आपने उसकी प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहले आता है यूजर कंट्रोल, यानी कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो होता है यूजर को अपना डाटा को कंट्रोल देता है। इंडिविजुअल जो होता है वो डिसाइड करता है कि उसने अपना डाटा शेयर करना है कि नहीं करना। प्रिवेंट्स द मिसयूज से बचा जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन डाटा को किसी और काम के लिए विदाउट परमिशन का यूज नहीं कर सकती है। देन उसके बाद लीगल अकाउंटेबिलिटी आती है, यानी अगर डाटा मिसयूज हो तो यूजर केस फाइल कर सकता है क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ उसका डाटा यूज हो रहा है ना। देन उसके बाद आपकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आती हैं, यानी लीगल कंप्लायंस ही आपकी आ जाती हैं, जिसमें आपकी कुछ बहुत सी कंट्रीज हैं, जैसे GDPR है, EU के अंदर जो होता है वो आपका, यानी यूरोप के अंदर GDPR होता है। उसमें लॉ जो होता है ना वो कहता है कि विदाउट इंफॉर्मेशन कंसेंट डाटा जो है वो लेना इलीगल होता है, किसी की इजाजत के बगैर आप किसी का डाटा नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं जो आपके काम आएगी। जैसे कि अगर जब किसी का मोबाइल ऐप होता है, जब वो मोबाइल के अंदर कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो लोकेशन या कॉन्टेक्ट को एक्सेस मांगते हैं, तो वो परमिशन होती है स्क्रीन की जो आपको दिखाई देती है, वो आपकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है कि आपकी परमिशन के बगैर ना तो वो आपकी लोकेशन को मांग सकेंगे ना आपके कॉन्टेक्ट को मांग सकेंगे। जैसे अगर आपने अक्सर स्नैपचैट को लॉगिन किया होगा तो जब आप देखते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगता है कि क्या ये आपका जो है आपके नंबर्स तक भी आपकी स्नैपचैट जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, क्या आपके कॉन्टेक्ट भी इसमें इंक्लूड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या वो लोकेशन भी मांगता है। तो ये परमिशन होती है, जब तक आप परमिशन नहीं दोगे वो आपकी परमिशन के बगैर उसको यूज ही नहीं करेगा। अगर आप क्लियरली बताते हैं कि हम आपकी लोकेशन जो होती है रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए लगाएंगे, ठीक है, ऐप के अंदर बताया जाता है, और ऐप जो होती है उसे अलो या डिने करने की ऑप्शन भी देती है और आप फिर उसको अलो या डिने करते हैं, ठीक है। तो ये होती है कि आप किसी भी जो इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी होती है उसका कैसे ख्याल रख सकते हैं, ठीक है, आप उनके डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी का ख्याल रखा जाता है, आपकी प्राइवेसी लॉज वर्ल्ड वाइड में रखी जाती है, यानी कि आपकी दुनिया भर में आपकी जो प्राइवेसी होती है ना उनके लॉज होते हैं, कुछ अप्लाई किए जाता है जिनकी वजह से आपका डाटा जो है वो सेव रहता है। अब जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन कंप्यूटिंग। मोस्टली इसमें से जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वो आता है हाउ कैन कंप्यूटिंग प्रोफेशनल प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, इस तरह करके आता है, लेकिन वो आपके इसी टॉपिक में से आता है। अब हम इसमें सबसे पहले ये टॉपिक हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि जो कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, आपके आपके सिस्टम डेवलपर्स हो गए या आपके डाटा साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, ये
जब काम करते हैं ना, तो उनके पास सिर्फ टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, बल्कि वो जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, वो भी इन्हीं के पास ही होती है। इनकी जो टेक्निकली पावर होती है, उनका असर सोसाइटी पर डायरेक्टली पड़ता है। इसलिए कुछ एथिकल कोड्स एंड स्टैंडर्ड बनाए गए होते हैं, जिनको फॉलो करना इन प्रोफेशनल्स की ऑब्लिगेशंस होती है, यानी इन प्रोफेशनल्स पर फर्ज हो जाता है कि वो इनको फॉलो करें। अब इनके कुछ मेजर प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट आते हैं, जिनमें सबसे पहला हमारे पास आता है BSc, BCS यानी ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अब BCS जो होती है, ये यूके की एक प्रोफेशनल बॉडी होती है, जो कंप्यूटर साइंस, जो IT प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। यानी IT प्रोफेशनल जो कंप्यूटर साइंस होते हैं, उनके लिए जो रूल्स बनाती है, वो BCS होती है, जो ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इसके की प्रिंसिपल में सबसे पहले हमारे पास आता है कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना है, यानी सबसे पहले आपके पास आपके यूजर, आपकी सोसाइटी और एनवायरनमेंट का ख्याल होना चाहिए। उसके बाद आता है इंटेग्रिटी, यानी इंटेग्रिटी का मतलब आता है जो भी गलतियां होती हैं, आपने उसको हाइड नहीं करना, ठीक है, आपने हमेशा होनेस्टी के साथ उनको ठीक करने की कोशिश करनी है और सच बोलना है, होनेस्टी रखनी है। उसके बाद थर्ड वन आता है कंपीटनेस। इसमें आपके पास मोस्टली क्या आता है कि अपनी स्किल्स को आपने रेगुलरली अपडेट करते रहना है, कंटिन्यूसली आपने प्रोफेशनल कंपीटनेस होती है, उनको डेवलप करते रहना है, यानी रेगुलरली अपडेशंस लाते रहना है। उसके बाद आपका होता है स्पोर्ट कोलीग प्रोफेशनल ग्रोथ, यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, दूसरों की ग्रोथ में आपने हेल्प करनी है, ये आता है हमारे BCS में, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है। सेकेंड वन की अगर हम बात करते हैं, तो सेकेंड हमारे पास आता है IEEE कोड ऑफ एथिक। IEEE यानी कि इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का जो इंस्टीट्यूट होता है ना, उसको हम लोग IEEE बोलते हैं, ठीक है। IEEE एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो टेक्नोलॉजी और जो इंजीनियरिंग के जो भी फील्ड होते हैं ना, उनके लिए स्टैंडर्ड्स और एथिकली गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करती है। अब इसके अगर हम की प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो इनमें सबसे पहले आपके पास आती है होनेस्टली एंड रियलिज्म, यानी कि आपका जो डाटा या रिजल्ट है, उसको आपने ऑनेस्टी के साथ या बगैर किसी भी एक्स एग्रीगेशन के जो है ना, वो आपने इसको ऑनेस्टली के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, प्रेजेंट करना है। उसके बाद आता है कि प्रायोरिटाइज द पब्लिक सेफ्टी एंड वेलफेयर, यानी पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर सबसे पहले आपने रखनी है। फिर उसके बाद जो भी डिस्क्रिमिनेशन आते हैं, जिनसे आपको दूर रहने के लिए बोला जाता है, फेयरनेस होती है, उन पर आपको प्रैक्टिस करनी है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने सस्टेनेबिलिटी, यानी एनवायरनमेंट जो होता है, वो आपका फ्रेंडली बनाना है, आपने उसको हमेशा प्रमोट करना है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन कोड ऑफ एथिक आता है, जो कि आता है ACM, यानी एसोसिएशन फॉर द कंप्यूटिंग मशीनरी। ये आपको याद रखना है, ये कोड ऑफ एथिक IEEE और जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इसमें क्या होता है कि जो ACM होता है ना, ये कंप्यूटिंग प्रोफेशनल का ग्लोबल बॉडी होता है। इनका कोड मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेवलपर्स के लिए ही होता है। अगर इसके की प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द यूजर प्राइवेसी, ठीक है। यूजर की प्राइवेसी, उसके डाटा को मिसयूज नहीं करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है हमेशा से। जो भी बग्स आते हैं या जो मेलवेयर आते हैं, जिनको आप जानते भी नहीं हो, डिप्लॉय भी नहीं करना, तो आपने उससे हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करनी है। देन उसके बाद जो प्लेजरिज्म होती है ना, उससे आपको दूर रहना है, इसलिए हम उसको हॉनर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर ही आता है, जिसमें आपने क्या करना है, प्लेजरिज्म से दूर रहना होता है, कॉपीराइट से बचना होता है। उसके बाद जो भी आपके प्रोफेशनल रिव्यूज आते हैं, यानी कि कोड या सिस्टम की जो ट्रांसपेरेंसी होती है, उसको वैल्यूएट करना होता है। जो प्रोफेशनल पीयर होते हैं, उनको रिव्यूज करना होता है, जो आपकी प्रोफेशनलिज्म के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आपके पास ACM और IEEE दोनों को ज्वाइन करके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोड आ जाता है, ठीक है। अब ये जो जॉइंट कोड होता है ना, ये ACM और IEEE ने मिलकर बनाया था, खास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ही, आप लोगों के लिए ये बना था। अब इसके की प्रिंसिपल में जो सबसे पहले आता है, और वैसे भी जितने भी प्रिंसिपल्स अभी तक हमने पढ़े हैं हर कोड ऑफ एथिक के, उनमें एक ही चीज आ रही है, सबसे पहले आपने पब्लिक के जो इंटरेस्ट होता है या पब्लिक प्लेस वेलफेयर जो होती है, उसको सबसे पहले आपने पब्लिक इंटरेस्ट को रखना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो क्लाइंट और एम्प्लॉयर होता है, यानी प्रोफेशनलिज्म जो होती है, आपने उसको मेंटेन करना है। देन उसके बाद आपकी प्रोडक्ट आती है, जिसमें क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो डिलीवर्स
होते हैं वो आपने करने होते हैं। देन आपका जजमेंट आता है, यानी टेक्निकल जजमेंट आपने होनेस्टली देना होता है। देन उसके बाद बाकी सारे आते हैं जिसमें आपकी मैनेजमेंट आती है, आपकी प्रोफेशन आती है, आपके कुलीग आते हैं जिन पे आप जो है आप उनको जो है एज अ पीयर जो होते हैं आप उनके साथ काम करते हैं, या आप उनको फेयरनेस जो है मतलब एक रिस्पेक्ट के साथ आप उनके साथ काम करते हैं। और फिर एंड पे आपका सेल्फ आता है, अपने आप को कॉन्टिन्यूसली आपने इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। ये आता है हमारे पास IEEE और ACM दोनों का ज्वाइन करके, जो स्पेशली आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बनाए गए होते हैं। अब मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आता है कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट को कैसे जो है, हाउ कैन कंप्यूटिंग प्रोफेशनल जो होते हैं वो कैसे पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है, कंप्यूटिंग प्रोफेशनल जो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको फॉलो करते हैं। जो जितने भी आपको कोड ऑफ एथिक्स बताए गए होते हैं वो सारे इनके जितने भी प्रिंसिपल थे वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन उनको एज अ समराइज करके अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले आपने एक सेफ एंड रिलायबल सिस्टम डेवलप करना होता है। पब्लिक इंटरेस्ट तब प्रोटेक्ट होता है जब सॉफ्टवेयर या सिस्टम आपका सिक्योर होता है, रिलायबल होता है और प्राइवेसी को वायलेट ना करे। उसके बाद आता है इंश्योर द डाटा प्राइवेसी। आपने अपनी जो डाटा प्राइवेसी होती है उसको आपने इंश्योर करना होता है, ठीक है। डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक करते हैं और जो इनफॉर्म्ड कंसेंट होते हैं ना वो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो भी एड्रेसिंग द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, जो भी रिपोर्ट्स और बग्स आते हैं जिनको फिक्स करना होता है, वल्नरेबिलिटी की वजह बन सकते हैं, उनको आपने फिक्स करना होता है। अगर कोई भी बग या सिक्योरिटी फ्लॉज मिलते हैं जो पब्लिक के लिए रिस्की हो सकते हैं तो उसे आपने छुपाने की बजाय आपने उसको हाइड करने की वजह से प्रमोट करना है ताकि उसे फिक्स किया जा सके। ये प्रॉपरली अथॉरिटी को रिपोर्ट करना ही जरूरी होता है। देन उसके बाद आपने प्रिवेंटिंग करनी है हार्मफुल एप्लीकेशन से। कोई भी एप्लीकेशन जिसका डिजाइन आपको अच्छा नहीं लगता है या मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, साइबर बुलिंग कर रहा है, हरेसमेंट कर रहा है, तो आपने हमेशा उनको जो है रिपोर्ट करने की कोशिश करनी है, आपने उनसे अवॉइड करनी है ऐसे कंटेंट से। उसके बाद एनवायरमेंटल कंसिडरेशन आती है। जो सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे होते हैं ना तो उनमें एनवायरमेंट का जो काम होता है ना वो उस पर आपने कम बर्डन डालना है अपने एनवायरमेंट के ऊपर। आपने हमेशा यूजर फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंटली सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं। देन उसके बाद आपके आता है मेंटेन द ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, यानी प्रोफेशनल जो होते हैं ना पब्लिक को ट्रूथफुल, एक्यूरेट और नॉन मिसलीडिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक वैकेंसी ट्रैकिंग पर अगर पब्लिक को गलत डाटा दे तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ तो शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।